हेलो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट। आपका लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब मेरे लिए मेरी हिम्मत और इनाम है। तो वीडियो में जाने से पहले अभी के अभी लाइक दबा दो, कमेंट में एक रेड हॉट छोड़ दो और कहानी अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करना। और हाँ, प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एपिसोड 121। मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। जब अयान लड्डू के साथ बैठा था तब एक कार ने उस पर कीचड़ उछाल दी थी। ये अयान को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने एक रोड चलाकर मारा जिससे गाड़ी का शीशा टूट गया और बाहर आया वो शख्स जिसे देखकर अयान हैरान था। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि देव सिंह अरोड़ा था, या ये कहें कि असली डीडी। इसे देखकर अयान का गुस्सा डबल हो गया। वो शख्स जिससे अयान को सिर्फ नफरत नहीं बल्कि खून खौलाने वाली दुश्मनी थी। देव ने धीमे कदमों से पास आते हुए अयान को ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे किसी पुरानी टूटी हुई चीज को तौल रहा हो। फिर होंठों के कोनों पर एक नकली मुस्कान खींचते हुए बोला, आखिर तू जेल से बाहर आ ही गया। हाँ, और बहुत जल्द तू अंदर जाएगा, अयान ने झट से जवाब दिया। सपने तो बहुत बड़े हैं तेरे, पर आंखें खोलकर देख सामने कौन खड़ा है, देव ने अयान के करीब जाते हुए कहा। इस शहर का एक और कुत्ता जो सिर्फ भौंकना जानता है, अयान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। लेकिन देव को गुस्सा आ गया था। अयान ने उसे कुत्ता कहा था। ये शब्द उसे बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। तुझे कभी किसी कुत्ते ने काटा है? देव ने आवाज़ को गहरी करते हुए पूछा। नहीं, वो क्या है, न तेरे जैसे कुत्तों को मैं भाव नहीं देता। अयान की बातें देव के दिल में छेद कर रही थी। उसका मन तो कर रहा था को अभी अयान की जान ले ले, लेकिन अभी वो इसे और तड़पते हुए जीते देखना चाहता था। बचकर रहना, अब ये कुत्ता तुझे काटेगा नहीं बल्कि नोच नोच कर खाने वाला है, देव ने अयान की आंखों में आंखें डालते हुए कहा। इसका मतलब तूने खुद को कुत्ता मान लिया? ये कहते हुए अयान जोर जोर से हंसने लगा, फिर सीरियस होकर देव के करीब आया और आंखों में आंखें डालकर बोला, अब तू सुन और जाकर अपनी बाप को बता दियो कि अयान लौट आया है। अपनी कब्र खुदवा लो, क्या पता गाड़ने वाला भी कोई मिले या नहीं। ये कहकर अयान जाने लगा, तभी पीछे से देव ने कहा, जो बस्ती में अपनी रातें काटता है वो अरोड़ा को खत्म करेगा। देव को लग रहा था अयान जेल से आने के बाद यहाँ रह रहा है। इसकी बातों ने अयान के कदम रोक दिए। पता है, इन दिनों तूने मेरे डैड को बहुत परेशान किया। वो तो हर हाल में चाहते थे कि तू जेल से कभी बाहर ना आए। लेकिन सच कहूँ, ये कहते हुए देव रुका और उसका चेहरा अचानक तिरछी मुस्कान में बदल गया। आंखों में एक शैतानी चमक आ गई। मैं चाहता था कि तू बाहर आ जाए, आखिर अब तू हमारा बिगाड़ ही क्या लेगा। ये सुनकर अयान मुड़ा और बोला, ये तेरी सबसे बड़ी गलती साबित होगी कि तूने मुझे बाहर आने से नहीं रोका। रोका था, बहुत रोका था, तेरी उस पागल बीवी को, पर उसने सिर्फ तेरी वजह से अरोड़ा से दुश्मनी मोल ले ली है। देव के मुंह से अपनी बीवी यानी मायरा का नाम सुनकर अयान के बदन में जैसे झटका सा लगा हो। मैंने उस लड़की को हर तरीके से रोकने को कोशिश की, पैसे पावर का लालच दिया, डराया धमकाया, लेकिन वो तो लगी पड़ी थी अपना पति धर्म निभाने। कोई बात नहीं, उसने अपना धर्म निभाया, हम अपना निभाएंगे, देव ने अयान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। जब अयान जेल में था और मायरा ने उसका केस रीओपन करवाया था तो ये बात अरोड़ा तक पहुंच गई थी। इन 3 महीनों में देव में मायरा को हर तरह से झुकाने को कोशिश की थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। लेकिन अब वो मुश्किल में थी। बेटे तू जायश कर, अगर हमारे रास्ते में आने के बारे में सोचा भी तो तेरी वो हालत करेंगे जिससे देखकर पूरा मुंबई कांप उठेगा, देव ने कहा और अपनी कार की तरफ मुड़ गया। अयान ने इस बार न कुछ कहा न उसे रोका, क्योंकि वो जानता था अब ठंडे दिमाग से सोचने का वक्त है। मायरा के जान खतरे में थी और वो भी अयान को जेल से बाहर निकालने की वजह से। वो बस देव को जाते हुए देख रहा था। अगली सुबह की हल्की सुनहरी धूप खिड़कियों से छनकर मायरा के चेहरे पर पड़ी तो उसकी नींद टूटी। जैसे ही उसे होश आया, पिछली रात की बातें उसके दिमाग में कौंध गईं। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या वो सच में चला गया? एक अजीब सी बेचैनी के साथ उसने झट से ब्लैंकेट हटाया और बिस्तर से उठ खड़ी हुई। जल्दी जल्दी कदमों से वो घर के हर कोने में उसे ढूंढने लगी, पहले लाइब्रेरी रूम में, फिर गेस्ट रूम, किचन, लेकिन कहीं भी नहीं। हर खाली जगह उसके डर को और बढ़ा रही थी। तभी उसकी नज़र गार्डन एरिया की ओर गई, जहां अयान गार्डन चेयर पर सो रहा था। वो गहरी नींद में था, अपने सीने से डायरी और शादी के पेपर ऐसे लगाए हुए जैसे कोई अपने सबसे कीमती खजाने को बचाकर रखता है। मायरा ने उसे देख के राहत की एक लंबी सांस ली। शुक्र है, ये यही है। वो धीमे कदमों से उसके पास आए और सावधानी से डायरी और पेपर उसके हाथों से खींचने की कोशिश करने लगी। क्या है ये? लेकिन तभी अयान की आंखें झपकते ही खुल गईं।
उसने तुरंत डायरी को और कसकर सीने से लगा लिया और भौहें चढ़ाकर तीखे लहजे में बोला, ये तुम क्या कर रही हो? दूर रहो मुझसे, मुझे तुम्हारे पास आने का कोई शौक नहीं है, मायरा ने चिढ़ते हुए बोला। अयान अब सीधा खड़ा हो गया। बाय द वे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कल रात तो बड़े गुस्से में गए थे, जैसे कभी वापस नहीं लौटोगे, मायरा ने मुंह बनाते हुए पूछा। जब मेरी पत्नी यहाँ है तो मैं कहाँ जा सकता हूँ? अयान ने चेहरे पर शरारती मुस्कान लाते हुए कहा, जिस पर मायरा ने चिढ़ते हुए कहा, तुम्हारा ड्रामा फिर शुरू हो गया, मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ। पर ये पेपर तो कह रहे हैं कि तुम पत्नी हो मेरी, अयान ने शादी के पेपर मायरा को देते हुए कहा। ये तुम्हें कहाँ से मिले? तुम अपने घर गए थे? मायरा ने चौंकते हुए पूछा। अब वो मेरा घर नहीं है, अयान ने गर्दन हिलाते हुए कहा। फिर ये? मायरा ने कहा ही था कि पीछे से रमन चाचू आ गए और मुस्कुराते हुए बोले, गुड मॉर्निंग बच्चों। और अयान, नींद तो अच्छी आई होगी हमारे घर में। नींद? अयान ने कहने के लिए मुंह खोला ही था कि मायरा ने उसे बीच में रोकते हुए बोला, जी चाचू, ये तो खराटे मार के सो रहे थे। ये सुनकर अयान की आंखें बड़ी हो गई और वो बुदबुदाया, मैं खराटे मरता हूँ? उद्धरण चिन्ह, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? रमन ने मायरा के हाथ से पेपर को लेते हुए कहा, ये हमारे शादी के पेपर है, वो रोहित ने मांगे थे इसलिए अयान खुद जाके ले आए। रमन के सामने मायरा इस तरह दिखावा कर रही थी जैसे वो अपनी शादी में बहुत खुश हो। वो अपने चाचू को परेशान नहीं करना चाहती थी। बेटे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसे रखो अपने पास और किसी को कोई सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है, रमन ने मायरा को पेपर वापस करते हुए कहा। अच्छा, जल्दी से रेडी होकर नाश्ते के लिए आ जाओ, रमन ने कहा और चले गए। उनके जाते ही मायरा अयान की तरफ पलटी। सुनो, मेरे चाचू बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, उन्हें अपनी बातों में फंसाने की ज़रूरत नहीं है, मायरा ने अयान को उंगली दिखाते हुए कहा। अयान ने उसकी उंगली पकड़ी और धीरे से नीचे करते हुए बोला, फंसा तो तुम रही ही उन्हें अपनी झूठी बातों में। हाँ, तो उन्हें सच बता दूं कि उनका दामाद जेल से आया है, माया ने हाथ झटकते हुए कहा। जितना जल्दी हो सके मुझे डाइवोर्स दो, अपना रहने का बंदोबस्त करो और मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाओ, मायरा ने कहा और चली गई। देव और पूरा अरोड़ा परिवार मायरा की जान के दुश्मन बन चुके थे, वो भी सिर्फ इसलिए कि उसने अयान को जेल से बाहर निकाल दिया था। ये सब जानने के बाद अयान इसे अकेले कैसे छोड़कर जा सकता था? यही सब सोचकर अयान वापस लौट आया, लेकिन साथ ही उसने ये भी सोच लिया था कि वो मायरा के साथ सिर्फ तब तक रहेगा जब तक देव और सत्येंद्र को उसकी किए की सजा दिलवाकर जेल न भेज दे। उसके बाद वो खुद मायरा को डाइवोर्स दे देगा। मायरा अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी होकर बाल संवार रही थी, उसे जल्दी से तैयार होकर लॉ ऑफिस निकलना था। अयान जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, मायरा ने बिना उसकी तरफ देखे अपने फ़ोन और फाइल्स उठाईं और जल्दी जल्दी बाहर निकल गई। उसे अयान की मौजूदगी से भी प्रॉब्लम हो रही थी। अयान अब अकेला था। उसने धीरे से अलमारी का दरवाज़ा खोला, अंदर तरीके से रखे कुछ नए कपड़े टंगे हुए थे और एक नया फ़ोन का बॉक्स रखा था। हैरानी की बात यह थी कि सभी उसके साइज़ के थे। हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। ये सब मायरा ने अरेंज किए थे। वो कपड़ों में से एक शर्ट निकाल ही रहा था कि उसकी नज़र अलमारी के कोने में रखे एक पुराने कार्ड पर पड़ी। उसने उसे उठाया। कार्ड पर साफ साफ लिखा था, राजन रावी म्यूजिक प्रोड्यूसर। एक पल के लिए उसका चेहरा सख्त हो गया, फिर आंखों में हल्की सी चमक आई। उसे याद आ गया, कॉलेज के दिनों में मायरा ने ये कार्ड उसे कितनी उम्मीद से दिया था ताकि वो अपने गाने की दुनिया में कदम रख सके, लेकिन उसने गुस्से में वो कार्ड ठुकरा दिया था। ये सब सोचकर उसका दिल एक पल के लिए भारी हो गया। इतने दिनों से मायरा ने इसे संभाल कर रखा है, उसने मन ही मन कहा और चुपचाप से वो कार्ड अपनी जेब में डाल लिया और तैयार होकर नीचे चला गया। डाइनिंग टेबल पर पहले से रोहित, शांति, रमन और मायरा बैठे थे। सभी का नाश्ता चल रहा था। कुछ देर बाद अयान भी नीचे आया और बिना कुछ कहे सीधा मायरा के बराबर वाली सीट पर बैठ गया। चाय के घूंट और प्लेट में रखे टोस्ट के बीच रमन ने सीधी मगर अपनापन भरी आवाज में पूछा, तो अयान, अब कोई नया बिजनेस शुरू करने का इरादा है? उद्धरण चिन्ह, बिजनेस के लिए तो पैसे चाहिए, वो तो ये सब बर्बाद करके आया है, रोहित ने चाहिए की चुस्की लेते हुए कहा। मैंने तुमसे नहीं पूछा रोहित, रमन ने थोड़ा गुस्से में बोला। मैं तो सिर्फ सच बता। रहने दो, रमन ने रोहित को चुप कराए हुए बोला। अगर चाहो तो हमारे ऑफिस में आकर हमारे साथ काम कर सकते हो, रमन ने अयान को जॉब ऑफर करते हुए। लेकिन इस बात से रोहित तो क्या मायरा भी इत्तेफाक नहीं रखती थी। एक मिनट चाचू, ये अपना बिजनेस बर्बाद करके आया है और आप चाहते हैं हम इसे अपना बिजनेस में इन्वॉल्व करें?
वो सिर्फ कुछ वक्त के लिए हमारे साथ काम करेगा, रमन ने दबी आवाज में कहा। मैं इस चीज़ के लिए अग्री नहीं करूंगा, और वैसे भी ये जो जमाई होते हैं ये बिजनेस ने एम्प्लॉय बनकर ही आते हैं और फिर कब्जा जमा कर बैठ जाते हैं। रोहित ने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा। उसे अयान से बहुत प्रॉब्लम थी। जब वो मायरा को ही अपनी बहन नहीं मानता था तो अयान को कैसे बर्दाश्त कर लेता। रमन भाई साहब, रोहित ठीक कह रहा है, शांति ने कहा, फिर सबकी तरफ देखते हुए बोली। मेरा मतलब है अगर अयान हमारे ऑफिस में काम करेगा तो लोग बातें बनाएंगे, बेहतर होगा कि ये अपने लिए कोई जॉब ढूंढ ले। मम्मी सही कह रही है चाचू, आखिर में मायरा ने कहा, जिसे सुनकर अयान थमसा गया। मैं नहीं चाहती कि अयान आपके ऑफिस में काम करे। अब अयान ने मायरा की तरफ देखा। एक पल को उसकी आंखों में ठहराव था, फिर उसने आधी मुस्कान के साथ कहा, मैं अपने लिए खुद कोई काम देख लूंगा। ये कहकर वो चुपचाप नाश्ता करने लगा। इसकी बात सुनकर रमन के अलावा सभी को चैन की सांस आई। नाश्ता खत्म होते ही सब अपने काम के लिए निकल गए। अयान सड़क पर खड़ा था, उसे नौकरी की तलाश में जाना था, लेकिन कैसे, न उसके पास कार थी और न ही पैसे कि वो ऑटो या कैब कर ले। वो ये सब सोच ही रहा था कि एक कार उसके सामने आकर रुकी। कार का शीशा नीचे हुआ मायरा का चेहरा इसे नजर आया। अगर तुम जॉब के लिए कहीं जाना चाहते हो तो मैं ड्रॉप कर सकती हूँ, मायरा ने अंदर से कहा। ये सुनते ही अयान ने कार का दरवाजा खोला और झट से बैठ गया। हाँ तो चलो, अयान ने सीट बेल्ट लगाते हुए कहा। पर जाना कहाँ है, मायरा ने सवालिया अंदाज में पूछा। तुम चलो तो बताता हूँ, अयान ने आगे देखते हुए कहा। मायरा अपनी कार चला रही थी, स्टीयरिंग पर उसकी उंगलियां बेचैनी से थपथपा रही थीं। वो बार बार घड़ी देख रही थी। ऑफिस का टाइम निकलता जा रहा था, लेकिन अयान जैसे कोई खेल खेल रहा हो। अब कहाँ, उसने झुंझलाकर पूछा। अयान खिड़की के बाहर देखते हुए बस इतना कहता, राइट। 2 मिनट बाद फिर, अब लेफ्ट, फिर राइट। मायरा के माथे पर बल गहराने लगे। उसने कार को एक झटके से रोका और तिलमिलाती हुई बोली, अयान, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, तुम बताओगे कि आखिर जाना कहाँ है? तुम्हें मालूम भी है तुम्हारी मंजिल कहाँ है? मालूम नहीं है कहाँ मंजिल? अयान ने गाना गुनगुनाया और हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा और बोला, बस यही। ये कहते हुए वो दरवाज़ा खोलकर सड़क के बीचों बीच उतर गया। मायरा ने हैरानी से रियर व्यू मिरर में उसकी परछाई देखी, लेकिन अयान बिना पलटे भीड़ में खो गया। अयान किससे मिलने जा रहा था? दोस्त से या दुश्मन से? क्या वो अपनी जॉब के सिलसिले में किसी से मिलने आया था? अयान अब क्या काम करेगा? आर्थिक रूप से अयान खुद इतना कमज़ोर है, वो देव से मायरा को कैसे बचाएगा? एपिसोड 122 सपनों की कीमत। अयान सड़क के बीच उतरने के बाद बिना पीछे देखे तेज कदमों से आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी दृढ़ता थी, जैसे उसे मालूम हो कि उसे कहाँ जाना है। कुछ गलियां पार करने के बाद वो एक बड़े से ग्लास बिल्डिंग के सामने आकर रुका। धड़क स्टूडियो। चमचमाता बोर्ड और बाहर खड़े महंगे गाड़ियों के लंबे कतार से साफ पता चल रहा था कि ये कोई मामूली जगह नहीं है। अयान ने अपनी जेब से वो पुराना कार्ड निकाला जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, राजन रावी म्यूजिक प्रोड्यूसर। ये वही कार्ड था जिसे उसने गुस्से में ठुकरा दिया था, लेकिन आज वही कार्ड उसकी चाबी बन गया था। अयान के हाथ में उसकी डायरी थी जिसे वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लेकर अंदर घुसा। उसके पास राजन का कार्ड था, इसलिए उसे आराम से एंट्री मिल गई थी। धड़क स्टूडियो। ग्लास की बड़ी बड़ी दीवारें, हर कोने में लगी साउंड प्रूफ पैनलिंग और म्यूजिक के सुरों से सजी हुई हवा। ये जगह सिर्फ एक स्टूडियो नहीं बल्कि एक सपना थी। जैसे ही अयान ने अंदर कदम रखा, उसकी नज़र सबसे पहले सामने रखे सफ़ेद मार्बल के रिसेप्शन डेस्क पर पड़ी, जिसके पीछे बैठी एक स्मार्ट सी रिसेप्शनिस्ट नेवी ब्लू यूनिफॉर्म में ईयरपीस लगाए कंप्यूटर पर कुछ टाइप कर रही थी। उसकी टेबल पर वेलकम टू धड़क स्टूडियोज का क्रिस्टल बोर्ड रखा था, जो हल्की सी रोशनी में चमक रहा था। बाएं तरफ शीशे के पीछे एक रिकॉर्डिंग बूथ था, जहां एक गायक माइक्रोफोन के सामने खड़ा अपने हेडफोन एडजस्ट कर रहा था और सामने बैठे साउंड इंजीनियर अपने मिक्सर बोर्ड पर बटन घुमा रहे थे। दाएं तरफ एक लाउंज एरिया था, जहां कुछ म्यूजिशियन गिटार और कीबोर्ड के साथ बैठे नए सुरों पर चर्चा कर रहे थे। बीच में एक लंबा कॉरिडोर था, जिसकी दीवारों पर पुराने और नए हिट एल्बम के पोस्टर फ्रेम में लगे हुए थे, कुछ राजन रावी के प्रोडक्शन हाउस के और कुछ नए स्टॉस के लॉन्च एल्बम। स्टूडियो में काम करने वाले सभी लोग बेहद प्रोफेशनल और बिजी थे। किसी के हाथ में फाइल, किसी के कान में हेडफोन, कोई लैपटॉप लेकर इधर से उधर भाग रहा था। यहाँ कोई फालतू बातें नहीं कर रहा था, हर कोई अपने काम में डूबा हुआ था, जैसे हर सेकंड की कीमत हो। हेलो, मुझे राजन रावी सर से मिलना है, उन्होंने मुझे सिंगिंग के लिए बुलाया था, अयान ने रिसेप्शन पर बैठी लड़की से कहा और कार्ड बढ़ा दिया।
लड़की ने कार्ड को देखा, फिर थोड़ी हिचकिचाहट के बाद बोली, सॉरी सर, शायद आपको पता नहीं है, राजन सर की जगह अब ये कंपनी उनकी बेटी दिव्यानी राजन संभालती हैं। ये सुनकर अयान की भौहें सिकुड़ गईं, फिर उसने कुछ सोचकर बोला, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? रिसेप्शनिस्ट ने स्क्रीन पर कुछ चेक किया और मुस्कुराते हुए बोली, सॉरी सर बट इट्स नॉट पॉसिबल, दिव्यानी मैम बहुत बिजी रहती हैं, आज तो क्या अगले 3 दिन तक उनके पास कोई खाली समय नहीं है। अयान ने गहरी सांस ली, तो फिर? वो तुरंत बोला, अगर आप चाहें तो महेश खन्ना सर से मिल सकते हैं, वो दिव्यानी मैम के असिस्टेंट हैं। अयान ने थोड़ी देर सोचा, फिर सिर हिलाकर कहा, ठीक है। रिसेप्शनिस्ट ने इंटरकॉम उठाकर कुछ बातें की, फिर खड़ी होकर बोली, आइए सर, मैं आपको उनके केबिन तक छोड़ देती हूँ। अयान उसके पीछे पीछे गलियारे से गुजरा। कुछ कदम बाद वो एक कांच के दरवाजे के सामने रुकी, जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, महेश खन्ना असिस्टेंट टू सीईओ। रिसेप्शनिस्ट ने दरवाज़ा खोला, सर, ये मिस्टर अयान हैं, आपसे मिलना चाहते थे। महेश, जो लगभग 40 के आसपास का, घने बालों वाला, हल्की दाढ़ी और आंखों में चालाकी की चमक लिए बैठा था, अंदर आने का इशारा किया। अयान अंदर आया। महेश ने उस इन्होंने का इशारा किया, जैसे वो ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करता हो। अयान ने उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए खुद का परिचय दिया। मेरा नाम अयान है, मैंने अपनी पढ़ाई मुंबई यूनिवर्सिटी से की है, कॉलेज में कई सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी किया है और कुछ साल पहले पुणे में एक छोटा सा कॉन्सर्ट भी किया था। महेश कुर्सी पर पीछे टिकते हुए अपनी उंगलियों को आपस में जोड़कर सुन रहा था, लेकिन उसकी आंखों में वो अजीब सी नाप तौल करने वाली नज़र थी, जैसे वो अयान को किसी और नज़र से परख रहा हो। फिर महेश ने बेग से कहा, मैं गाने लिखता भी हूँ और गाता भी। अगर धड़क स्टूडियो मुझे एक मौका दे तो मैं साबित कर सकता हूँ कि मैं यहाँ के लायक हूँ। महेश ने हल्की सी हंसी के साथ सिर हिलाया। अच्छा, गाने भी लिखते हो और गाते भी हो, इंटरेस्टिंग। यहाँ तक कैसे आए? महेश ने अयान को घूरते हुए कहा। राजन सर ने मेरी काबिलियत की बुनियाद पर खुद इनवाइट किया था, अयान ने कहा और राजन का कार्ड टेबल पर बढ़ा दिया। महेश ने कार्ड उठाया और एक नज़र देखा, फिर बोला, ठीक है, फिर चलो तुम्हारा टैलेंट यहीं चेक करते हैं। रिकॉर्डिंग रूम खाली है, देखता हूँ क्या जादू है तुम्हारी आवाज़ में। ये सुनते ही अयान ने अपनी डायरी कसकर पकड़ी, जैसे उसमें सिर्फ गाने ही नहीं बल्कि उसके पूरे सपनों की धड़कन कैद हो। अंदर दाखिल होते ही उसने माइक के सामने खड़े होकर एक गहरी सांस ली। उसकी उंगलियां डायरी के पन्नों पर रुक गईं, मानो उसे एक गाने को चुनने में भी उसका दिल धड़क रहा हो। पन्ना पलटते हुए उसने एक पुराने लेकिन बेहद अपनेपन वाले गाने पर उंगली रोकी, वो गाना जो उसने सबसे पहले लिखा था और जिसे गाने का मौका उसे आज तक नहीं मिला था। उसने आंखें हल्की सी बंद की और सुरों की पहली लहर जैसे ही हवा में घुली, माहौल थमसा गया। जला दिए तूने पंख मेरे उड़ते उड़ते रोक दिया, जला दिए तूने पंख मेरे उड़ते उड़ते रोक दिया। क्या मिला तुझे मुझे रोक के, क्या मिला तुझे मुझे रोक के, क्यों बीच सफ़र में छोड़ दिया। जला दिए तूने पंख मेरे। उसके चेहरे पर एक गहरा भाव था, आंखों में बीते दर्द की नमी, होठों पर दृढ़ता और आवाज़ में वो सच्चाई जो किसी भी बनावटी गायक के पास नहीं होती। हर लाइन के साथ उसका चेहरा बदल रहा था, कभी आंखें मिचकाकर दर्द को बाहर आने दे रहा था, कभी हल्की सी मुस्कान के साथ उम्मीद की किरण दिखा रहा था। महेश, जो बाहर ग्लास के पीछे बैठा था, कुर्सी पर आगे झुकाया। उसके चेहरे पर हैरानी साफ थी। गाना खत्म होते ही उसने इंटरकॉम बटन दबाया और कहा, वाह अयान, तुमने तो कमाल कर दिया। अब अयान बाहर आया। महेश इसके गाने से बहुत इम्प्रेस था। वो हर किसी को जल्दी सेलेक्ट नहीं किया करते थे, लेकिन अयान के काम से उसे लग रहा था जैसे उसे उसके काम का इनाम मिलने वाला है। महेश ने अयान को बैठने के लिए कहा और एक फॉर्म उसकी तरफ बढ़ा दिया। इसमें अपनी डिटेल्स फिल कर दो ताकि मैं दिव्यानी मैम को रिपोर्ट दे सकूं। अयान ने जल्दी से अपना नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर और बेसिक डिटेल्स लिखी और फॉर्म महेश को बढ़ा दिया। महेश ने एक सरसरी नज़र फॉर्म पर डाली, फिर थोड़ा झुंझलाते हुए कहा, अपना पूरा नाम लिखो। ये सुनकर अयान थोड़ा सहम गया। वो पूरा नाम अब नहीं लिखना चाहता था। वो अपने नाम के आगे अरोड़ा का नाम नहीं जोड़ना चाहता था। मेरा नाम अयान ही है, अयान ने आह भरते हुए कहा। मैं सरनेम की बात कर रहा हूँ, लिखो जल्दी, महेश ने जल्दबाजी करते हुए कहा। फिर अयान से पेपर लेकर कहा, तुम बताओ मैं लिख देता हूँ। अयान बताना नहीं चाहता था, लेकिन फिर उसने बता दिया क्योंकि बिना पूरा नाम लिखे बिना ये फॉर्म इनकम्प्लीट कहलाता। अयान सिंह अरोड़ा, अयान ने थकी सी आवाज़ में हल्के से कहा। महेश, जो अभी तक मुस्कुराहट और हल्के फुल्के अंदाज में बात कर रहा था, अचानक अयान के इस जवाब पर जैसे जम सा गया।
अयान सिंह अरोड़ा, महेश ने नाम दोहराया और फिर हल्का सा आगे झुकते हुए पूछा। CEO ऑफ अरोड़ा ग्रुप। अयान की आंखों में एक चिंगारी आई, उसने सीधा जवाब दिया था, अब नहीं हूं। बस इतना सुनते ही महेश की उंगलियां जो कलम थामे थीं, वहीं रुक गईं। अगले ही पल उसके होठों पर एक शातिर मुस्कान फैल गई, वो मुस्कान जो सीधे उसके दिमाग के किसी चालाक प्लान से जुड़ी थी। उसने अपनी पीठ कुर्सी से टिकाए, हाथ बांधे और आंखों में एक अजीब सा संतोष भरते हुए बोला, हाँ, सही कह रहे हो। जो आदमी शहर में ब्लास्ट करवाए, उसे कोई अपनी कंपनी में CEO रखेगा भी क्यों? वो इल्ज़ाम था मुझ पर, और अब कोर्ट ने भी मुझे बाइज्जत बरी किया है। अयान ने गहराती हुई आवाज़ में झट से जवाब दिया। एक बार जब कपड़ों पर कीचड़ लगने के बाद वो साफ तो हो जाते हैं लेकिन दाग नहीं जाता, महेश ने अयान की आंखों में देखते हुए कहा। आप मुझे यहाँ काम देंगे या नहीं? अयान ने अपनी जगह से खड़े होते हुए बोला, तुम्हें काम दिया तो मैं काम से जाऊंगा। दिव्यानी मैम ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगी कि उनके स्टूडियो में कोई क्रिमिनल काम करे, और वो भी सिंगिंग। महेश ने सीरियस टोन में कहा। ये सुनकर अयान को सारी उम्मीदें खत्म हो गई। अयान पर झूठे केस की खबर पूरे मुंबई में फैल चुकी थी। हर अखबार, हर चैनल, कंपनीज, फैक्ट्री, हर जगह ये खबर किसी आग की तरह फैल गई थी। हालांकि अयान जेल से बाइज्जत बरी होकर आया था, लेकिन महेश ने जो जुमला अयान को सुनाया उसे पूरा समाज मानता था। सर, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है, आपने मेरा टैलेंट देखा है, प्लीज़ मेरी कोई हेल्प कर दीजिए, अयान ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। अयान की बातों से महेश के दिमाग में एक नया प्लान बन रहा था। इसी बदनाम नाम का फ़ायदा उठाया जा सकता है, महेश ने मन ही मन सोचा। उसकी निगाह अयान पर थी, लेकिन दिमाग में दिव्यानी, धड़क स्टूडियो की पॉलिटिक्स और अयान का इस्तेमाल करने का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा था। उसके होंठों पर वही शातिर मुस्कान ठहरी रही, मुस्कान जिसे देखकर साफ लग रहा था कि वो सिर्फ अयान के टैलेंट में नहीं, उसकी बदनामी में भी दिलचस्पी रखता है। मैं जानता हूँ इस वक्त तुम्हारे परिवार यानी अरोड़ा फैमिली ने तुम्हें घर से निकाल दिया है और शायद तुम्हारे पास रहने के लिए जगह भी न हो, ऐसे में पैसों की ज़रूरत तो पड़ती है। महेश बातें घुमा रहा था, फिर सीधा पॉइंट पर आया। देखो अयान, तुम्हारे जैसे बदनाम इंसान को हम अपने स्टूडियो में काम नहीं दे सकते। वो एक पल रुका, फिर धीरे से टेबल पर पड़ी अयान की डायरी की तरफ इशारा किया। लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बस ये डायरी मुझे बेच दो, मुंह मांगी कीमत दूंगा, इतना कि तुम्हारी पैसे की प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाए। महेश इस डायरी में लिखे गानों को धड़क स्टूडियो के सिंगार से गवाकर उनके नाम से रिलीज करना चाहता था, ताकि वो मोटी रकम कमा सके और दिव्यानी के सामने उसकी इज्जत और बढ़ जाए। इसकी बात सुन रख अयान ने उसे कुछ पल तक घूरा। उसकी आंखों में हैरानी, गुस्सा और नफरत का मिश्रण था। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी डायरी खरीदने की बात नहीं कर रहा, बल्कि उसे खरीदने की बात कर रहा हो। अगर अभी मैं इस स्टूडियो में नहीं होता तो शायद तुम्हारे 32 दांत तुम्हारे मुंह में नहीं होते। ये कहते हुए अयान अपनी जगह से खड़ा हुआ डायरी उठाए और गुस्से में बोला, नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे। महेश का चेहरा कस गया, उसकी मुस्कान एकदम गायब हो गई और आंखों में इस अपमान की चुभन उतर आई। सुन, इतना घमंड किसी काम का नहीं। तू यहाँ गिड़गिड़ाने आया था और मैं तेरी औकात दिखा रहा हूँ। तू किसी काबिल नहीं है, मासूम लोगों की जान ली है तूने, कोई तेरा साथ नहीं देगा, सड़कों पर फिरेगा तू, समझा, कातिल साले। बस ये सुनते ही अयान का सब्र टूट गया। बिजली सी फुर्ती से वो मुड़ा, उसने महेश की कॉलर पकड़ी और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। थप्पड़ पड़ते ही कमरे में जैसे सन्नाटा छा गया, सिर्फ थप्पड़ की गूंज बाकी थी। महेश अपना गाल सहलाते हुए गुस्से से पागल हो गया। उसने तुरंत मोबाइल उठाया और किसी को कॉल करते हुए चिल्लाया, स्टूडियो आओ अभी। कुछ ही मिनटों में बाहर से भारी बूटों की आवाज़ आए और दरवाज़ा धड़ाम से खुला। 4-5 हथियारबंद गुंडे अंदर घुस आए। एक ही पल में धड़क स्टूडियो का शांत, डिसिप्लिन माहौल बिखर गया। उन्होंने अफरा तफरी मचानी शुरू कर दी। माइक स्टैंड गिरने लगे, महंगे साउंड मिक्सर के नॉब्स पर धूल और पसीना पड़ गया, रिकॉर्डिंग ग्लास में दरारें पड़ गईं। कोई वोकल आर्टिस्ट कोने में सिकुड़कर खड़ा हो गया, कोई एम्प्लॉय अपने लैपटॉप को बचाने में लग गया। लेकिन अयान, जो बाहर जा ही रहा था, गुंडों को अपने करीब आता देख अब किसी और ही मोड में आ गया था। पहले ही वार में उसने एक गुंडे का डंडा बीच में पकड़कर मोड़ दिया, दूसरे को पेट में घुटना मारा, तीसरे को कॉलर से पकड़कर मिक्सिंग टेबल पर पटक दिया। सिस्टम से चिंगारियां फूट पड़ीं। एक लड़की ने डर के मारे अपना चेहरा दोनों हाथों से ढक लिया और बाहर के कॉरिडोर में अफरा तफरी मच गई। वहां खड़े स्टाफ की आंखों में अविश्वास था। धड़क स्टूडियो, जो अपनी सख्त डिसिप्लिन और शांत माहौल के लिए जाना जाता था, आज पहली बार किसी के गुस्से और लड़ाई की आवाज़ से गूंज उठा था।
कुछ ही पलों में सब गुंडे जमीन पर कराह रहे थे। अयान तेज सांसें लेते हुए महेश की तरफ बढ़ा। महेश के चेहरे पर अब वही डर था जो किसी शिकारी को अपने शिकार के सामने महसूस होता है। अयान ने उसके कॉलर को पकड़ा और दो तगड़े मुक्के उसके चेहरे पर बरसाए। महेश का सिर पीछे की तरफ झटका खा गया और वो फर्श पर गिर पड़ा। महेश के चेहरे पर अयान के मुक्कों की मार पड़ रही थी और हर वार के साथ उसकी गरजती आवाज गूंज रही थी। सपनों की कीमत नहीं होती, सुन तूने। बोल बोल, सपनों की कीमत नहीं होती। महेश कराह रहा था, सांसें टूट टूट कर निकल रही थीं। तभी पीछे से किसी ने अयान के कंधे पर एक मजबूत ठंडा सा हाथ रखा। अयान का गुस्सा अब भी उबाल पर था। उसे लगा कोई गुंडा अभी बाकी है। उसने पलक झपके बिना मुक्का बनाया और झटके से पलटा, लेकिन मुक्का हवा में ही रुक गया। सामने खड़ी थी एक लड़की, चेहरा इतना खूबसूरत कि जैसे कोई नक्काशी का नमूना हो, लेकिन आंखों में ऐसी आग की कोई भी नजरें मिलाने की हिम्मत न करे। उसकी ठहरी हुई निगाहें सीधे अयान के चेहरे पर टिकी थीं, जैसे उसके हर वार, हर सांस और हर इरादे को पढ़ लेना चाहती हों। ये थी दिव्यानी राजन, राजन की बेटी और इस कंपनी की सीईओ। दिव्यानी अब अयान के साथ क्या करेगी? वो अयान को यहाँ से आसानी से जाने देगी? क्या अयान धड़क स्टूडियो में काम कर पाएगा, या लग जाएगी उसके सपनों की कीमत? एपिसोड 123 द अनएक्सपेक्टेड कॉल। अयान का मुक्का हवा में थमा हुआ था और उसकी नज़रें अब उस लड़की पर टिक चुकी थीं। वो कोई और नहीं बल्कि धड़क स्टूडियो की सीईओ दिव्यानी राजन थी। लंबी, गहरे नीले रंग के फिटेड पैंटसूट में कॉन्फिडेंस से भरी हुई शख्सियत, चेहरे पर हल्का सा मेकअप, लेकिन आंखें इतनी सख्त और पैनी की जैसे कांच को भी चीर दें। उसकी निगाहें धीरे धीरे पूरे स्टूडियो में घूमी। टूटा हुआ शीशा, बिखरे हुए कागज, डरे सहमे स्टाफ, कोने में खड़े कुछ साउंड इंजीनियर और महेश की बुरी हालत। हर कोई अपनी जगह खामोश खड़ा था, लेकिन माहौल में तनाव इतना था कि जैसे किसी ने हवा में बिजली घोल दी हो। इसे देख अयान ने अपना हाथ धीरे से नीचे किया। वो समझ गया था कि ये राजन की बेटी है। अयान को हाथ नीचे करता देख दिव्यानी ने बिना आवाज़ ऊंची किए अपने मैनेजर की तरफ सिर घुमाया और एक ठंडी, धारदार आवाज़ में बोली, पुलिस बुलाओ। पर दिव्यानी मेम, मैनेजर राकेश ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, पर दिव्यानी है उसे एक पल घूरा और अगले ही पल वो बोला, सॉरी दिव्य मेम। दिव्यानी को इतना लंबा नाम नहीं पसंद था, उसे हर कोई दिव्य ही कहकर बुलाता था। वो मैं कह रहा था कि इस कंपनी के रूल्स हैं, नो पुलिस नो गून। मगर गुंडे तो आ गए, अब पुलिस भी आएगी। ये कहकर दिव्या अयान के एकदम करीब आकर धीमी मगर धारदार आवाज में बोली, क्या कह रहे थे तुम? अभी सपनों की कीमत नहीं होती है? ये कहते हुए दिव्या एक पल रुकी और अपनी आवाज को गहराते हुए कहा, अगर मैं चाहूं तो सपने क्या, इंसान को भी खड़े खड़े खरीद सकती हूं। ये सुनते ही ऑफिस का माहौल पिन ड्रॉप साइलेंस में बदल चुका था। उसने बाहर से आते हुए सब सुन लिया था। अयान ने उसकी बात पर ठंडी हंसी छोड़ी और बोला, शायद आप भूल रही हैं, खरीदना बिकने वाले की मर्जी पर डिपेंड होता है, जबरदस्ती पर नहीं। और जबरदस्ती को मर्जी में बदलने का हुनर जानती है दिव्या, फिर चाहे वो किसी के सपने ही क्यों न हो। सपने बिकते नहीं हैं मैडम, सपनों को जिया जाता है। अयान ने आंखों में एक चमक के साथ कहा। दिव्यानी की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। बड़े बड़े डायलॉग्स देने से कुछ नहीं होता मिस्टर, असली दुनिया पैसों से चलती है, इमोशन से नहीं। शायद आपकी दुनिया ऐसे चलती होगी, लेकिन मेरी नहीं। अयान ने तुरंत पलटवार किया, मेरे लिए सपने वो हैं जो इंसान को जिंदा रखते हैं, और अगर पैसों के लिए उन्हें तोड़ना पड़े तो फिर ऐसे पैसों की कोई मोल नहीं। अब दिव्या को इसकी बातों से चीड़ हो रही थी। दिव्या का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उसने दोबारा चिल्लाते हुए कहा, क्या इस शहर में कभी पुलिस टाइम पर आ सकती है? जल्दी बुलाओ। राकेश दोबारा कॉल लगा ही रहा था कि तभी पीछे से एक गहरी, दमदार आवाज ने सबका ध्यान खींच लिया, कोई पुलिस नहीं आएगी। सारी नजरें उस दिशा में घूम गईं। दरवाजे पर खड़े थे राजन रावी, संगीत की दुनिया का बड़ा नाम, जिनका आना किसी त्योहार से कम नहीं होता था। वो आज दिव्या के साथ ही आए थे, लेकिन कार से कुछ सामान निकालने के लिए बाहर ही रुक गए थे। कर अब इन्होंने पीछे से आकर सर मामला समझ लिया था। वो धीरे धीरे अयान की तरफ बढ़े और अयान के सामने आकर रुके और बिना कुछ कहे उसे कसकर गले लगा लिया। उनकी आवाज़ में एक गर्मजोशी और स्नेह था। फाइनली तुमसे मुलाकात हो ही गई, ड्रीमर सिंगर। ये देखते ही पूरे ऑफिस में हैरानी की लहर दौड़ गई। दिव्या समेत हर कोई हैरानी से ये नज़ारा देख रहा था, क्योंकि जिस लड़के को कुछ पल पहले तक एक अजनबी समझा जा रहा था, उसे राजन रावी इतने अपनेपन से गले लगा रहे थे। कुछ कर्मचारी एक दूसरे की तरफ सवालिया नज़रों से देख रहे थे। ये कौन है?
और राजन सर इसे ड्रीमर सिंगर क्यों कह रहे हैं? दिव्या के चेहरे पर अब उलझन साफ थी। उसे सिर्फ गुस्सा आ रहा था, उसने अपनी मुठियां भींच ली थी। उसने गुस्से में कहा, डैड ही इज़ अ क्रिमिनल। ये सुनकर राजन दिव्या की तरफ मुड़े और बोले, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है, मैं अयान को बहुत पहले से जानता हूँ। हाँ, वो बात अलग है कि कभी मुलाकात नहीं हुई। राजन ने पूना में अयान के कॉन्सर्ट में सिर्फ उसकी आवाज़ सुनी थी, उसके बाद मीरा की दोस्त की इंगेजमेंट में, और जब वो अयान से मिलने उसके कॉलेज पहुंचे तो मायरा ने बताया कि वो अब सिंगिंग नहीं कर सकता, इसलिए वो मायरा को ही अपना कार्ड से कर आ गए थे ताकि वो अयान को दे सके और अयान यहाँ काम कर सके। अब फाइनली अयान पहुंचा था। आप इससे नहीं मिले, शायद कोई इसकी असलियत से वाकिफ नहीं है, दिव्या ने अपने डैड को समझाते हुए कहा। मैं तुमसे ज़्यादा इसे जानता हूँ, जो इल्ज़ाम इस ओर लगे हैं वो झूठे थे, मैं ये बात पूरे यकीन से कह सकता हूँ, राजन ने बुलंद आवाज़ करते हुए कहा, जिसे सुनकर अयान को एक राहत मिली कि कोई तो है जो उसके सपोर्ट में है। राजन अब अयान की तरफ पलटे और बोले, अयान, जो तुम्हारे साथ यहाँ इस ऑफिस में हुआ उसे भूल जाओ, उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन क्या तुम हमारे लिए काम करोगे? अयान कुछ कहता इससे पहले दिव्या ने कहा, मैं इसे अपनी कंपनी में सिंगर तो क्या वॉचमैन की नौकरी तक नहीं दूंगी। उद्धरण चिन्ह, जहां मेरे सपनों और काम को कीमत नहीं वहां मैं काम नहीं कर सकता, सॉरी सर। ये कहते हुए अयान ने राजन के सामने हाथ जोड़ और सीधा बाहर निकल गया। राजन बस उसे जाते हुए देख रहे थे। अयान वहां से निकल चुका था, चेहरे पर हल्की सी थकान और आंखों में टूटी हुई उम्मीदों की परत साफ झलक रही थी। राजन रावी की बातों ने उसके दिल में एक पल को आग जलाई थी, लेकिन दिव्या के ठंडे रवैये और वहां के हालात ने उस चिंगारी को दबा दिया था। वो सड़क पर निकल पड़ा। मुंबई की चहल पहल के बीच उसके कदम भारी हो चुके थे। सारा दिन उसने एक ही इरादे के साथ अलग अलग दफ्तर, कैफे और छोटे बड़े म्यूजिक स्टूडियो के चक्कर लगाए। हर बार वही एक सवाल, वही एक नज़र और फिर ठंडी सी आवाज़, सॉरी, हम आपको काम नहीं दे सकते, आप पर एक संगीन केस है। ये वाक्य अब उसके कानों में जैसे हथौड़े की तरह बजने लगे थे। किसी ने उसके हुनर की तरफ नहीं देखा, बस उसके अतीत की कालिक ही सबको नजर आई। वो जानता था ये सब आसान नहीं होगा, पर हर दरवाजे पर वही ताला लगना उसके हौसलों को धीरे धीरे अंदर से चीर रहा था। सूरज ढलने लगा था। थकावट अब उसके पैरों में ही नहीं, उसकी रूह में भी उतर चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि घर जाकर वो अपने ससुराल वालों से क्या कहेगा। वो वादा करके आया था कि खुद के लिए कोई काम ढूंढ लेगा, पर उस पर लगे इल्जामों ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा था। रात का सन्नाटा राठौड़ विला के डाइनिंग हॉल में गर्म रोशनी और बर्तनों की हल्की खनक से टूट रहा था। टेबल पर तरह तरह के पकवान सजे थे, सूप की भाप उठ रही थी, सलाद की ताजगी कमरे में हल्की सी महक फैला रही थी। अयान जैसे ही थके कदमों से अंदर आया, रमन ने मुस्कुराकर प्यार भरे लहजे में कहा, अरे आ गए, चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ, खाना रेडी है। उनके लहजे में अपनापन था, जैसे सच में उसकी थकान महसूस कर रहे हों। टेबल के दूसरी तरफ मायरा, रोहित और शांति पहले से मौजूद थे। मायरा के चेहरे पर एक अजीब सी चुप्पी थी, न नज़रों से मिल रही थी, न मुंह से कुछ कह रही थी। और रोहित की आंखों में हमेशा की तरह वही पुराना तंज चमक रहा था। थोड़ी देर बाद अयान फ्रेश होकर आया। वो चुपचाप आकर मायरा के बगल वाली सीट पर बैठा। सर्वेंट ने प्लेट में खाना परोसा। अयान ने चम्मच उठाया ही था कि सामने बैठे रोहित ने होठों पर एक हल्की लेकिन चुभती हुई मुस्कान लाते हुए कहा, तो कोई काम मिला तुम्हें? सवाल छोटा था, लेकिन उसके लहजे में छिपी तिरस्कार भरी धार इतनी तेज थी कि जैसे हवा अचानक भारी हो गई हो। अयान ने पल भर के लिए हाथ रोका, चम्मच थाली के ऊपर ही ठहर गया। अयान ने रोहित के ताने का जवाब बिल्कुल सामान्य लहजे में दिया, नहीं, अभी नहीं मिला। उसकी आवाज़ में न झुंझलाहट थी, न सफाई, बस एक थकी हुई सच्चाई। तभी रमन ने तुरंत माहौल हल्का करने की कोशिश की, कोई बात नहीं बेटा, मिल जाएगा, बस वक्त की बात है। उनके शब्दों में दिलासा था, लेकिन अयान के चेहरे पर कोई खास बदलाव नहीं आया। वो भी जानता था कि आखिर काम कैसे मिलेगा इस दाग के साथ। अयान ने खाने के लिए चम्मच उठाई, तभी मायरा की नज़र उसके हाथ पर पड़ी। वो चौंक गई, उसके हाथ पर एक ताज़ा खरोंच और हल्की सी सूजन थी, जैसे किसी पर मुंह के बरसाकर आया हो। एक पल को उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभरी, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। वो सबके सामने नहीं पूछ सकती थी, इसलिए उसने सोचा वो रात को इस बारे में बात करेगी। वो ये सब सोच ही रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। दरवाज़ा पर सामने दो पुलिस वाले खड़े थे, कड़क वर्दी, गंभीर चेहरा लिए। एक ऑफिसर ने सीधे कहा,
हमें अयान सिंह अरोड़ा से बात करनी है, उन्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। ये सुनते ही डाइनिंग टेबल पर बैठे सभी एक झटके से अपनी जगह से उठ खड़े हुए। मायरा के हाथ से चम्मच छूटकर प्लेट में गिरा। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी कि ये क्या करके आया है। रोहित के चेहरे पर संतोष और ताज्जुब का मिला जुला भाव था और रमन अयान की तरफ देखने लगे जैसे जवाब तलाश रहे हों। शांति भी उसे हू घूरे जा रही थी। सबकी नज़रें अब सिर्फ अयान पर टिकी थीं। वो जो कुछ पल पहले बस चुपचाप खाना खा रहा था, अब पूरे घर का केंद्र बन चुका था। रमन ने पुलिस की बात सुनते ही भौहें सिकुड़ी और आगे बढ़कर पूछा, लेकिन वजह आखिर किस बात में ले जाना है आपको अयान को? पुलिस अफसर ने ठंडी औपचारिक आवाज में जवाब दिया, इनके खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज हुआ है। शिकायतकर्ता का नाम महेश खन्ना। टेबल पर खामोशी और गहरी हो गई। मायरा के चेहरे पर हल्की सी हैरानी थी, जबकि रोहित की निगाहें जैसे कह रही हों, मुझे तो पहले से शक था कि ये कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। असल में ये शिकायत महेश ने सीधे तौर पर दर्ज नहीं करवाई थी। महेश तो अयान के थप्पड़ और पिटाई का अपमान सहकर चुप बैठा था, लेकिन उसकी जगह ये रिपोर्ट करवाने वाली थी दिव्यानी राजन, धड़क स्टूडियो की सख्त मिजाज सीईओ। आज स्टूडियो में जो कुछ हुआ, ऑफिस का अनुशासन टूटना, उसके स्टाफ के सामने महेश का अपमान होना और सबसे बढ़कर अयान का उसके सामने बेबाक लहजे में जवाब देना, ये सब दिव्यानी को बर्दाश्त नहीं हुआ था। उसने बिना देर किए अपने वकील और पुलिस को रिपोर्ट भेज दी। ये कदम उसने राजन रावी को बताए बिना उठाया था, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसके पिता को पता चल गया तो शायद वो अयान का पक्ष ले लें। देखा, मैंने कहा था ना, मुझे इस लड़के में कोई प्रॉब्लम लग रही है। आज तक इस घर में पुलिस नहीं आई और तुम्हारी वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। शांति ने अयान की तरफ देखते हुए कहा और फिर मायरा की तरफ मुड़ी, जिसकी सांसें तेज हो गई थी। क्या तुम्हें ये सब पता था? शांति ने ऊंचे लहजे में बोला। मायरा ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या मैंने तुम्हें वापस इस घर में लाकर कोई गलती की है? शांति ने भारी आवाज में कहा, जिसे सुनकर मायरा की आंखें भर आई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करे। तभी अयान ने मायरा के सामने आते हुए कहा, आंटी, इसमें मायरा को कोई गलती नहीं है। जो हुआ घर से बाहर हुआ है, इसे इस बारे में कुछ नहीं पता। मिस्टर अयान, आपके हमारे साथ चलना पड़ेगा, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, पुलिस ने कहा और अयान की तरफ बढ़ने लगे। तभी उनका फ़ोन बजा। किसकी कॉल आई थी पुलिस को? क्या ये कॉल अयान को बचा लेगी या एक नई मुसीबत में डाल देगी? क्या मायरा अयान को जेल जाने से रोक पाएगी? वो अपने घरवालों के तानों, खासकर रोहित से कैसे बचेगी? क्या इसके बदले मायरा को भी कोई कीमत चुकानी पड़ेगी? एपिसोड 124, अयान का एटीट्यूड। अयान को पकड़ने के लिए पुलिस राठौड़ मैंशन पहुंच गई थी। वो अयान को अरेस्ट कर ही रहे थे कि तभी उस पुलिस वाले के मोबाइल पर कॉल आया। जी सर, जी ठीक है, समझ गया सर, कहते हुए वो ऑफिसर सीधा पलटा और बोला, आपका वक्त बर्बाद करने के लिए माफ़ी चाहते हैं, शायद हमसे कोई गलती हो गई। इतना कहकर वो बाकी अफसरों को इशारा करता है और पूरा पुलिस स्टाफ तेजी से बाहर निकल जाता है। ये देखकर अयान समेत पूरा घर स्तब्ध ही गया। किसी को भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। मायरा को अयान के बचने की खुशी थी, लेकिन साथ ही उसके दिमाग में ये बात घूम रही थी, किसका कॉल था ये? उसके जहन में शक की घंटी बज उठी। वो जानती थी अयान किसी से लड़कर आया है, उसने गुस्से में कुछ किया भी है। तो फिर ये चमत्कार हुआ कैसे? अयान खुद गुमसुम खड़ा था। उसे नहीं पता था कि उसे किसने बचाया। उसने तो कोई कॉल नहीं किया, न किसी से मदद मांगी थी। वो तो बस सच्चाई के साथ खड़ा था। फिर ये झूठ पुलिस क्यों बोल गई? किसके कहने पर? शांति, जिसने अयान को ताने मारे थे, अब चुप थी। उसकी आंखों में हैरानी थी और शायद थोड़ा सा विश्वास भी। रमन ने माहौल को संभालते हुए कहा, होता है बेटा, कई बार ऐसा होता कि पुलिस को गलतफहमी हो जाती है। रमन ने अयान के कंधे पर हाथ रखा और डाइनिंग टेबल की तरफ ले जाने लगे। तभी रोहित ने पीछे से बोला, एक मिनट, ये कहकर वो अयान के सामने आ गया। अभी इसने कहा था कि जो हुआ है वो घर के बाहर हुआ है। मायरा इस बारे में कुछ नहीं जानती। इसका मतलब यही है कि पुलिस को कोई गलतफहमी नहीं हुई थी। तुम किसी से झगड़ा करके आए हो। रोहित ने बहुत बारीकी से बात को पकड़ लिया था। अयान भी सोच रहा था, वाकई उसके साले साहब बहुत होशियार हैं। हाँ, रोहित सही कह रहा है, इसने ये बात कही थी अभी। शांति ने आगे बढ़ते हुए कहा। अब रमन भी कंफ्यूज्ड हो गए थे। सब एक बार फिर अयान से जवाब चाहते थे। सभी पर एक नज़र डालने के बाद अयान ने कुछ सोचा, फिर बोला, एक्चुअली मैं आज जिस जगह और जॉब के लिए गया था वहां पहले से किसी का झगड़ा चल रहा था। मैं भी बाकियों की तरह खड़े होकर सिर्फ देख रहा था। शायद पुलिस को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि मैं उस लड़ाई में इन्वॉल्व था। अयान ने जैसे तैसे बात संभाली। ये सुनकर रमन ने एक लंबी सांस ली। शांति और रोहित की तरफ देखते हुए बोले, और कुछ पूछना है आप लोगों को? ये कहकर रमन अयान की तरफ मुड़े और बोले,
चलो अब खाना खा लेते हैं, ठंडा हो रहा है। लेकिन मायरा अयान की बातों से संतुष्ट नहीं थी। उसने अयान के हाथी में घाव देख लिए थे जो साफ साफ कह रहे थे कि ये किसी से लड़कर आया है। अब बाकी सब भी डाइनिंग टेबल की तरफ चल दिए। अयान हर बाइट के साथ बस यही सोच रहा था कि जब पुलिस उसे अरेस्टेड करने आई थी तो एंड टाइम पर ऐसा क्या हुआ कि मैं इतनी आसानी से बच गया। उद्धरण चिन्ह। रोहित खामोश तो हो गया था लेकिन इसमें इस बात की तह तक जाने का इरादा बना लिया था। वो जल्द से जल्द अयान को घर से निकालना चाहता था। खाने खत्म होने के बाद सभी अपने रूम में चले गए थे। अयान अलमारी से कुछ निकाल रहा था तभी मायरा ने गेट पर दस्तक दी और सीधा सवाल अयान पर फेंका। ये सब क्या था? किससे झगड़ा करके आए थे? और पुलिस लास्ट टाइम पर बिना तुम्हें लिए क्यों चली गई? अयान ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस सुन रहा था। अयान, मैं कुछ पूछ रही हूँ, मायरा ने बुलंद आवाज में कहा। अयान समझ गया था कि ये बिना जवाब लिए यहाँ से नहीं जाएगी। उसने एक लंबी सांस की और अलमारी का गेट झट से बंद करता हुआ बोला, जो सच था मैंने वो नीचे बता दिया था, मैं सिर्फ साइड में खड़ा था। तुम इतने शरीफ नहीं हो कि लड़ाई देखकर साइड में खड़े रहो। अगर ऐसा था तो तुम्हारे हाथ में चोट कैसे लगी? मायरा ने झट से बोला। मुझे सच सच बताओ, मायरा ने गुस्से से कहा। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं अगर कुछ कहूँ या पूछूं तो कहती ही पति का हक मत जताओ, और सारा दिन मेरे सर पर बजकर तुम ये कौन सा हक जताती रहती हो? अयान कहकर जा रहा था, फिर रुका और मुड़ते हुए बोला, पत्नियों को तरह मुझसे इतने सवाल करना बंद करो। अयान ये कहकर जा ही रहा था कि मायरा उसके आगे आती हुई बोली, बातों को घुमाने को जरूरत नहीं है, जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब सीधे सीधे दो, वरना क्या कर क्या लोगी तुम मेरा? अयान ने हाथों को फोल्ड करते हुए कहा। मायरा अब चुप हो गई थी। वो अब चाहकर भी इसके आगे नहीं बोल पा रही थी। सुनो मैडम, वकालत कोर्ट तक अच्छी लगती है, घर में हर रात अपनी अदालत मत बिछाया करो। अयान ने मायरा की ओर थोड़ा झुकते हुए कहा, जिससे वो पूरी तरह चीड़ गई। तुम चुपचाप से मेरे सवालों का जवाब दोगे या नहीं? मायरा ने आखिरी बार पूछा। नहीं, अयान ने साफ साफ इनकार करते हुए कहा। वैसे भी मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सोना है, अयान ने कहा और अपना पिलो और एक ब्लैंकेट उठाया और बाहर की ओर जाने लगा। तभी मायरा ने बुदबुदाया, ठीक है फिर, और अयान के आगे आते हुए गेट लॉक कर दिया। जब तक मेरे सवालों के जवाब नहीं मिल जाएंगे न मैं सोऊंगी और न ही तुम्हें सोने दूंगी, मायरा ने अयान को धमकी देते हुए कहा। जहां मायरा गुस्से में आग बबूला हो रही थी वहां अयान बिल्कुल चिल था। उसने अपना पिलो को बेड पर फेंका और खुद भी आराम से पैर पर पैर रखते हुए कहा, मतलब आज मैं यहाँ सोऊंगा? ये देखकर मायरा को गुस्सा आ गया और वो भारी कदमों से बेड के पास आए और बोली, तुम कितने बेशर्म हो, कमाल है, दरवाजा तुमने बंद किया और बेशर्म मैं हूँ? ये औरतें अपने आगे किसी की चलने नहीं देती। अयान मायरा की हर बात को मजाक में उड़ा रहा था। वो उसे कुछ भी नहीं बताना चाहता था क्योंकि वो बताने के लायक भी नहीं था। मायरा इसकी बातों का कोई जवाब देती इससे पहले उसकी नज़र दीवार पर लगी घड़ी पर पड़ी 12 बज चुके थे। लड़ाई में उसे वक्त का पता ही नहीं चला था। अगर अब वो इसी तरह से लड़ती रही तो शायद रात बीत जाएगी, उसे सुबह ऑफिस भी जाना था। यही सब सोचकर उसने अयान को उठाना शुरू किया। उठो यहाँ से उठो, मायरा ने अयान को ऑर्डर देते हुए कहा, पर वो अनसुना कर रहा था। अयान, उसने 2-3 बार नाम पुकारा लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। अब मायरा तेजी से उसके पास आए। उठो अयान, ये मेरा बेड है। अयान ने करवट ली लेकिन कुछ जवाब नहीं दिया। उसकी चुप्पी से चिढ़कर मायरा ने गुस्से में उसका बाजू पकड़कर खींचने की कोशिश की। अब सोने का नाटक मत करो, उठो। लेकिन अयान अपनी जगह से हिला तक नहीं। मायरा का बैलेंस बिगड़ा और वो हल्का सा बेड की तरफ झुककर गिरने लगी। तभी अयान ने झट से उसे थाम लिया। दोनों की आंखें एक पल के लिए टकराईं। मायरा की सांसें एक पल को थम सी गईं। वो उसकी पकड़ से तुरंत पीछे हट गई और सीधी खड़ी हो गई। कमरे में एक अजीब सी खामोशी भर गई। अयान अब सीधा उठकर बिना कुछ बोले कमरे से बाहर चला गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पीछे मायरा खड़ी रह गई, हल्के से धड़कते दिल और उलझे हुए ख्यालों के साथ। कमरे में मायरा की आंखें दरवाजे की तरफ थीं। वो अब भी कुछ देर पहले अयान के छूने से उपजी उस अजीब सी बेचैनी में डूबी हुई थी कि अचानक गेट पर हुई दस्तक ने उसे ख्यालों से बाहर खींच लिया। उसने देखा सामने उसका भाई रोहित था, हमेशा की तरह माथे पर चिढ़ और तानों का बोझ लिए। मायरा ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, इस वक्त सब ठीक है? लेकिन जवाब में रोहित ने सीधा सवाल दाग दिया, तुमने अकाउंट से 5 लाख रुपए निकाले हैं, क्यों? मायरा थोड़ा चौंकी लेकिन शांत रही। उसने ये पैसे तब निकले थे जब वो अयान का केस लड़ रही थी। उन दिनों उसे पैसों की बहुत जरूरी पड़ रही थी, इसलिए उसने घर के अकाउंट से 5 लाख रुपए निकाले थे। तुम तो रोज ऑफिस जाती हो, सुना है एक केस भी जीता है हाल ही में, फिर पैसे देने की जगह उल्टा ले क्यों रही हो? रोहित ने चिढ़ते हुए कहा। मायरा में केस तो जीता था, पर यह केस अयान का था जिसके उसे कोई पैसे नहीं मिले थे। मायरा को समझ नहीं आ रहा था कि रोहित को क्या जवाब दे, और वो तनों पर ताने मारे जा रहा था, और ऊपर से उस निकम्मा निठल्ला पति को हमारे सिर पर लाकर बैठा दिया है। ये घर है या अनाथ आश्रम? रोहित की आवाज़ अब जहर घोल रही थी।
अब मायरा का सब्र जवाब दे गया। उसकी आंखें तेज हो गईं, आवाज़ ठंडी लेकिन तीखी थी। बस कर दो रोहित, मैंने अपने घर से पैसे लिए हैं और इसके लिए मैंने मम्मी को इन्फॉर्म कर दिया था, मुझे तुम्हें सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझे तुम? मायरा कहकर मूड गई, तभी पीछे से रोहित ने कहा, अच्छा तो वापस कब्जे के इरादे से आई हो? ये शब्द मायरा को चुभ गए। तुम इस घर की कुछ नहीं लगती, जो पैसे तुम उड़ा रही हो न उन पर तुम्हारा कोई हक नहीं है, रोहित ने उसके कान पर चिल्लाते हुए कहा। ठीक है तो लौटा दूंगी, किसी का एहसान नहीं चाहिए मुझे, मायरा ने चिढ़ते हुए कहा। कल रात तक चाहिए मुझे मेरे 5 लाख वापस, ये मेरा अल्टीमेटम है। इतना कहकर रोहित कमरे से निकल गया, गुस्से में दरवाज़ा जोर से बंद करता हुआ। लेकिन रोहित नहीं जानता था कि दरवाजे के बाहर दीवार की ओट में अयान खड़ा था। वो दरअसल अपना तकिया भूल गया था और चुपचाप वापस लेने आया था, लेकिन उसने सारी बातें सुन ली थी। लेकिन उसने मायरा से की है नहीं पूछा और न ही अंदर गया, बस उसी खामोशी से वापस मुड़ गया। मायरा भी बेड पर लेट गई, पर उसके दिमाग में अब यही चल रहा था कि वो कल तक इतने पैसे कहाँ से लाएगी। सुबह की धूप अभी पूरी तरह से फैली भी नहीं थी कि अयान चुपचाप राठौड़ मैंशन से निकल गया। किसी को उठाया नहीं, किसी को बताया नहीं, न रमन को, न शांति को और न ही मायरा को। कुछ ही देर बाद वो धड़क स्टूडियो के बाहर खड़ा था, वही स्टूडियो जिसने उसकी पहचान की वजह से उसे ठुकराया था, जहां उसकी आवाज़ को इज्जत मिलने से पहले ही आहत करार दे दिया गया था। अयान यहाँ क्यों आया था? अयान ने गहरी सांस ली और एक कदम अंदर बढ़ाया ही था कि ओए रुको। स्टूडियो का वॉचमैन उसके सामने खड़ा हो गया, हाथ में रजिस्टर और चेहरे पर वही पुराना हुक्म। तुम्हें अंदर जाने की परमिशन नहीं है, मैडम दिव्या का सख्त हुक्म है। अयान सिंह अरोड़ा इस ऑफिस की चारदीवारी में भी न घुसे। अयान के कदम वहीं रुक गए, उसकी आंखों ने स्टूडियो की उस कांच की दीवार को देखा जिसके उस पार उसकी मंजिल थी। मुझे अंदर जाने दो, मुझे कुछ काम है, अयान ने कहा, पर वॉचमैन को अपनी नौकरी ज़्यादा प्यारी थी। वो अयान के सामने आ गया। कल तुम थे यहाँ, अयान ने चेहरे पर एक शातिर मुस्कान लाते हुए कहा। अयान वॉचमैन को कल हुई लड़ाई याद दिला रहा था। अयान को फाइट करते सबने देखा था और सब इससे डर भी रहे थे। वॉचमैन को अचानक कल का सीन याद आया और उसने हाँ में गर्दन हिला दी। अगर नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी भी हड्डियां तोड़ूं तो हट जाओ मेरे रास्ते से, अयान ने वॉचमैन को धमकाते हुए कहा। ये सुनकर वॉचमैन डर गया और गिड़गिड़ाता हुआ बोला, साहब प्लीज़ मेरी मजबूरी को समझिए, अगर आपको अंदर जाने दिए तो दिव्या मैडम मुझे काम से निकाल देंगी, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। ये सुनकर अयान थोड़ा शांत हुआ, फिर कुछ सोचकर बोला, ठीक है मैं अंदर नहीं जा सकता, महेश खन्ना बाहर तो आ सकता है। उसकी बातों ने वॉचमैन को कंफ्यूज कर दिया। मैं समझ नहीं साहब, वॉचमैन ने कहा। महेश से जाकर बोलो अयान आया है बाहर, अयान ने फुल एटीट्यूड के साथ कहा। क्या महेश अयान के बुलाने पर आएगा या उसके साथ कोई और भी आएगा? अयान यहाँ क्यों आया था? क्या आज फिर यहाँ कोई नया तमाशा होने वाला था? क्या अयान मायरा की मदद करेगा रोहित को 5 लाख लौटाने में? पर कैसे? आखिर अयान को जेल जाने से किसने बचाया था? एपिसोड 125 भूख का इलाज। अयान धड़क स्टूडियो पहुंच गया था, लेकिन वॉचमैन ने उसे रोक लिया। अयान ने महेश को बुलाने के लिए वॉचमैन से कहा और बाहर उसका इंतजार करता रहा। महेश का केबिन ठंडे एस बड़ी ई की हवा से भरा था, लेकिन जैसे ही वॉचमैन ने आकर बताया कि अयान बाहर है और आपसे मिलना चाहता है, ये सुनकर महेश की रगों में गर्म खौफ दौड़ गया। अब यहाँ क्यों आया है? कला उसका पेट नहीं भरा था क्या? महेश की पीठ पर अब भी कल की मार के निशान जल रहे थे। वो घूंसे, वो थप्पड़ जो अयान के गुस्से से निकले थे, महेश को अब तक सीने में दर्द की तरह महसूस हो रहे थे। उसने घबरा कर गला साफ किया और बाहर खड़े वॉचमैन से कहा, मैं बाहर नहीं आऊंगा, पागल आदमी कहीं फिर शुरू हो गया तो उसे अंदर भेज दो। आवाज़ में सख्ती रखने की कोशिश की, लेकिन हाथ की कंपकंपी उस पर से पर्दा उठा रही थी। कुछ सेकंड में ही दरवाज़ा खुला। अयान उसी पुराने आत्मविश्वास के साथ, लेकिन एक नई खामोशी लिए केबिन में दाखिल हुआ। चेहरे पर अब ना गुस्सा था, ना कोई शिकायत, लेकिन उसकी आंखें, उसकी चाल, उसकी मौजूदगी आज कोई और ही कहानी सुना रही थी। महेश ने उसे सिर से पांव तक देखा, घबराया जरूर था लेकिन उसे जाहिर नहीं होने दिया। अपनी कुर्सी की पेटी सीधी करते हुए होंठों पर एक घृणित मुस्कान चिपकाए और बोला, तो आखिर तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ ही गई। वो ही अयान जो कल मेरे गालों पर जहर छोड़कर गया था, आज खुद चलकर आया है अपनी बेइज्जती दोहराने। उसका लहजा मीठा भी था और जहरीला भी, लेकिन अयान बस खड़ा रहा, ना मुस्कुराया, ना पलटा। महेश की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अयान ने अपने हाथ में पकड़ी डायरी, जिसमें उसके सपनों की स्याही थी।
उसकी धड़कनें, उसके गाने, उसके अधूरे जज्बात थे। एक तेज, सख्त मूवमेंट में अयान ने डायरी को उठाकर महेश के सामने कांच के टेबल पर फेंका और बोला, मुझे इसकी कीमत चाहिए। उद्धरण चिन्ह 5 लाख। अयान का लहजा ठंडा था, लेकिन उस ठंड में एक आग छुपी थी। वो अपने सपनों की कीमत लगा रहा था, सिर्फ मायरा के लिए। कल रात जब उसने रोहित को मायरा से बात करते देखा था, तभी सोच लिया था कि उसे क्या करना है। वो इन पैसों से मायरा की मदद करना चाहता था, क्योंकि मायरा का पहला केस अयान का था, जिसकी कोई फीस उसने मायरा को नहीं दी थी, जिसकी वजह से उसे रोहित के ताने सुनने पड़े थे। डायरी की रीढ़ जैसे कांच से टकराकर एक कच्ची आवाज पैदा हुई। कमरे में एक सन्नाटा छा गया। महेश की आंखें चौड़ी हो गई थी, मानो किसी भूत को देख लिया हो। क्या? वो फुसफुसाया। उसका चेहरा देखने लायक था। कल तक जो लड़का सिर्फ इस बात से भी चीड़ गया था, वो आज खुद अपने सपनों की कीमत लगाने आया था। ये बात महेश को हजम नहीं हो रही थी। उसे लग रहा था कि कहीं ये कोई मजाक तो नहीं कर रहा। महेश ने धीमे हाथों से डायरी को उठाया, उसके पन्ने पलटे। वो हैरान था, लेकिन जाहिर नहीं कर पाया। अंदर ही अंदर सोचने लगा, कोई गेम तो नहीं खेल रहा मेरे साथ। कल इसकी आंखों में आग थी, आज सौदेबाजी क्यों? लेकिन अयान की निगाहें इस बार एकदम स्थिर थीं। महेश ने घुमावदार अंदाज में पूछा, क्यों बेचना चाह रहे हो? तुमने तो उस दिन कहा था कि सपनों की कीमत नहीं होती। तो आज इतना बड़ा फैसला क्यों? मेरे पास तुम्हारे सवालों के जवाब देने का न टाइम है और न ही जरूरत। तुम्हें खरीदनी है तो खरीदो, वरना मैं जा रहा हूँ। ये कहते हुए अयान आगे बढ़ा ही था कि महेश ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें इसके पूरे 5 लाख दूंगा, लेकिन याद रहे ये बात इस स्टूडियो से बाहर नहीं जानी चाहिए। महेश ने धीमी आवाज में कहा। दिव्या जो हर काम पूरे लीगल तरीकों से करती थी, अगर उसे इस बारे में भनक भी हुई तो वो सीधा महेश को जॉब से निकाल देगी, और ये बात वो भी अच्छे से जानता था। महेश ने अयान की बात सुनते ही हल्की सी हंसी में सिर झटकते हुए अपनी मेज की दाईं ओर बने ड्रॉअर को धीरे से खोला। अंदर से उसने नोटों की एक मोटी गड्डी निकाली, क्रिस्प, नई, गिनकर सजी हुई करेंसी के बंडल। वो एक एक करके नोटों के बंडल को मेज पर रखते गया, जैसे किसी नीलामी में किसी की रूह खरीदी जा रही हो। कुल 5 बंडल थे, हर एक में 1 लाख। गिन लो, पूरे 5 लाख हैं, महेश ने तीखे अंदाज में कहा। उसकी आंखों में जीत का भाव था, जैसे उसने कोई सौदा अपने हक में कर लिया हो। लेकिन अयान ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने चुपचाप वो बंडल उठाए, एक पल के लिए टेबल पर पड़ी अपनी डायरी की तरफ देखा। उसकी आंखों में न तो पछतावा था, न ही कोई अफसोस, बस एक अजीब सी शांति थी, मानो वो पहले ही इस दर्द को जी चुका था। फिर बिना एक शब्द बोले अयान पलटा और केबिन के दरवाजे की ओर बढ़ गया। हर कदम भारी था, पर मजबूत। दरवाज़ा खोलते हुए उसने एक आखिरी बार उस कमरे को देखा जहां उसकी आवाज़ के बदले उसकी रूह खरीदी गई थी, और फिर वो चला गया। पीछे रह गया सिर्फ महेश, जो अब भी अपनी जीत को महसूस कर रहा था। उधर मायरा ऑफिस में थी, लेकिन इस बार उसका मन किसी केस पर नहीं, बल्कि बस वो यही सोचे जा रही थी कि उसने जोश में आकर बोल तो दिया था कि वो रोहित को कल तक पैसे लौटा देगी, पर इतने कम टाइम में इतनी बड़ी रकम का अरेंज करना उसके लिए मुश्किल था, और वो भी तब जब उसका बॉस छुट्टी और हो। वो ये सब सोच ही रही थी कि उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने झट से लैपटॉप निकाला, बैंक की वेबसाइट खोली। उसकी स्क्रीन पर लोन एप्लीकेशन का फॉर्म खुला था। फॉर्म के हर कॉलम को उसने बड़ी सावधानी से भरा था। दस्तावेज अपलोड किए, इनकम डिटेल्स जोड़ी, और आखिर में एक गहरी सांस लेकर सबमिट पर क्लिक कर दिया। कुछ देर बाद उसका लोन रिजेक्ट हो गया, जिसे देख के मायरा ने अपना सर पकड़ लिया। वो जानती थी कि उसके पास जमीन जायदाद नहीं थी, सिर्फ एक स्थायी नौकरी का ट्रैक रिकॉर्ड था, जिसकी बिना पर बैंक इतना बड़ा लोन नहीं दे रही थी। रात गहरा चुकी थी। मायरा थकान से चूर होकर घर लौटी। चेहरे पर तनाव की लकीरें साफ झलक रही थीं। दिन भर की भाग दौड़, बैंक के चक्कर, लोन का रिजेक्शन, सब ने उसे अंदर रतक तोड़ दिया था। जैसे ही उसने कमरे का दरवाज़ा खोला, देखा अयान पहले से वहां मौजूद था। वो कमरे की बालकनी के पास खड़ा था, खामोशी से बाहर झांकता हुआ। मायरा ने उसकी तरफ एक भी नज़र नहीं डाली, न कोई सवाल, न कोई प्रतिक्रिया। वो सीधे अलमारी तक गई, चुपचाप कपड़े निकाले और वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर आई तो अयान अब भी वहीं था, लेकिन अब उसके हाथ में एक भूरा इन्वेल्प था।
उसने धीरे से वह लिफाफा मायरा की ओर बढ़ाया। ये लो। उसकी आवाज़ शांत मगर गंभीर थी। तुमने मेरा केस लड़ा था। ये उसकी फीस है। मायरा ठिठकी। उसकी निगाह पहले उस इन्वेल्प पर पड़ी, फिर अयान पर। आज अचानक इसके दिमाग में फीस देने की बात कहाँ से आ गई, मायरा ने मन ही मन खुद से कहा। ये सोचते हुए मायरा ने अयान के हाथ से इन्वेल्प लिया, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां अंदर की तरफ गईं और नोटों का एहसास हुआ, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने लिफाफा खोला और देखा, पूरे 5 लाख रुपये। हर नोट तरीके से गिना गया, सलीके से रखा हुआ था। चेहरे पर हैरानी के साथ अगले ही पल वो अयान की तरफ मुड़ी। अब उसके अंदर की वकील जाग चुकी थी। उसने बैक टू बैक सवाल अयान पर फेंकना शुरू कर दिए। ये क्या है अयान? वो तीखे लहजे में बोली। तुम्हारे पास नौकरी नहीं है, कोई काम नहीं। फिर इतनी बड़ी रकम कहाँ से आए? अयान ने कोई जवाब नहीं दिया, जैसे उसकी चुप्पी ही उसका बचाव हो। लेकिन मायरा के सवाल अब और तेज हो गए। किससे लिए ये पैसे? कोई उधार, कोई डील, या फिर तुमने कुछ गलत तो नहीं किया अयान? ये सुनते ही अयान का दिमाग घूम गया। मायरा आगे बढ़ी और उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, मैं वकील हूँ, झूठ पहचान लेती हूँ। सच सच बताओ, ये पैसे आए कहाँ से? अयान मायरा की लगातार पूछताछ से अब पूरी तरह चिढ़ चुका था। उसकी सांसें तेज हो गई थीं और जबड़े भींचे हुए थे। उसने एक गहरी, झल्लाई हुई सांस ली, फिर मायरा की ओर मुड़ते हुए झिझकते हुए लेकिन तीखे स्वर में बोला, क्या तुम्हारे सवाल कभी खत्म होंगे मायरा? मायरा थोड़ी ठिठकी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही जिज्ञासा और नाराजगी थी। मुझे सिर्फ सच जानना है, कल किसी से लड़कर आ गए, फिर अचानक एक कॉल ने तुम्हें बचा भी लिया और आज ये पैसे, ये सब सिर्फ एक बात की तरफ इशारा करते हैं। अयान ने गुस्से से उसकी बात काटी और बोला, किस बात की तरफ? तुम जरूर किसी गलत काम में फंस गए हो अयान, मायरा ने कहा। व्हाट? अयान के मुंह से निकला। केस स्टडी करते करते तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा ही चलने लगा है, अयान ने गुस्से भरे लहजे में कहा। खराब नहीं हुआ है, चलने लगा है। इंसान अक्सर ऐसे हालातों में गलत कदम उठा लेता है। मायरा को लग रहा था अयान अपनी मजबूरियों से परेशान होकर गलत कामों को अंजाम देने लगा है और किसी बड़े गुंडे के लिए काम कर रहा है, जिसके एक कॉल आने पर पुलिस अयान को इतनी आसानी से छोड़कर चली गई थी। लेकिन अयान खुद इस बारे में नहीं जानता था। सच सच बताओ, ये पैसे तुम कहाँ से लाए? मायरा ने आखिरी बार पूछा। ये कोई कोर्ट रूम नहीं और ना ही तुम मेरी जज हो, जो मैं तुम्हें हर रात एक मुजरिम की तरह तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा, अयान ने थकी हुई आवाज में कहा। आज वो पहले ही बहुत परेशान था। उसने अपनी जिंदगी भर की मेहनत दांव पर लगा दी थी सिर्फ मायरा के लिए, और वो उसका शुक्रगुजार होने की जगह उस पर इल्ज़ाम लगा रही थी कि वे गलत कामों में इन्वॉल्व है। अयान, मैं रिक्वेस्ट कर रही हम, प्लीज़ बता दो कि ये पैसे कहाँ से आए। मायरा की आवाज़ अब भावुक हो चली थी। उसकी आवाज़ में अयान के लिए फिक्र साफ झलक रही थी। बता दो ना, सिर्फ सच, फिर ये बहस खत्म हो जाएगी, मायरा ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा। लेकिन अयान किसी भी सूरत में मायरा को सच नहीं बताना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि उसने भी कभी एक ख्वाब देखा था कि अयान दोबारा सिंगिंग करे। शायद इसलिए इतने टाइम तक उसने राजन का काज संभाल कर रखा था। ऐसे में उसे पता चलता कि आज वो अपने सपनों को कीमत लगाकर आया है तो उसे भी उतना ही बुरा लगता जितना अयान को लग रहा था। मायरा के सवालों से बचने के लिए उसने अपना पिलो और ब्लैंकेट उठाया और चेहरे पर एक झूठी नाराजगी जताता हुआ बोला, मैं एक रात भी इस घर में सुकून से नहीं सो सकता। ये कहकर वो सीधा कमरे से बाहर निकल गया और लाइब्रेरी में जाकर सो गया। मायरा उसे जाते हुए देख रही थी। वो समझ गई थी अयान इतनी आसानी से सच नहीं बताएगा। खैर, अब उसके पास पैसे थे तो उसने इन्हें रोहित को देने का इरादा बना लिया था। लाइब्रेरी में अयान सिर्फ करवटें बदल रहा था। नींद उससे कोसों दूर थी। जो आज उसमें किया वो उसे भूल नहीं पा रहा था। अयान उठा और चुपचाप घर से बाहर निकल आया था। मायरा से बहस के बाद उसका मन बोझिल था और सिर भारी। ठंडी हवा में कुछ सुकून तलाशते हुए वो बस यूं ही चलता चला जा रहा था। अब वो चहल पहल से दूर आ पहुंचा था उस बस्ती जहां लड्डू उसे मिला था। लड्डू आज भी वही बैठा था, वो बच्चा जो हमेशा मुस्कुराते चेहरे और चुलबुली बातें करता था, आज गुमसुम बैठा था। अयान उसके पास पहुंचा और पास बैठते हुए हल्के स्वर में बोला, क्या हुआ लड्डू, आज इतनी चुप्पी क्यों?
लड्डू ने अपना सिर उठाया, उसकी आंखें नम थीं और होंठों पर शिकायतें। आज अपन को कोई काम नहीं मिला, इसलिए खाना नहीं खाया मैंने और न ही खा सकता हूँ, पैसे नहीं हैं मेरे पास। ये सुनते ही अयान का चेहरा भी उदास हो गया। वो जानता था लड्डू झूठ नहीं बोलता, पर खुद अयान के पास भी अब 1 रुपया तक नहीं बचा था। डायरी बेचकर जो पैसे उसने कमाए थे वो सारे पैसे मायरा को दे चुका था। अयान ने जेबें टटोली, उम्मीद की शायद कोई सिक्का बचा हो, पर खाली थी सब। एक पल को उसकी आंखें भी बुझ गईं, लेकिन तभी एक आइडिया जैसे बिजली की तरह दिमाग में कौंधा। वो मुस्कुराया, फिर धीरे से लड्डू का हाथ पकड़ते हुए बोला, चल मेरे साथ चल। लड्डू ने हैरानी से पूछा, कहाँ ले जा रहे हो? अयान ने बस आंखें झपकाईं और बोला, तू बस चल। अयान ने उसे ले जाते हुए कहा। अयान लड्डू को कहाँ ले जा रहा था? क्या अयान के पास लड्डू की भूख का इलाज था? क्या मायरा को अयान की सौदेबाजी का पता चल पाएगा? सच जानने के बाद वो क्या करेगी? महेश उसकी डायरी का इस्तेमाल कैसे करने वाला था? क्या होगा जब उसकी खबर दिव्या को मिलेगी? एपिसोड 126 धड़क का प्रपोजल। जब अयान थक हार कर लड्डू के पास आया तो देखा वी भूख की वजह से परेशान था। अयान के पास खुद पैसे नहीं थे कि वो उसे कुछ खिला सके। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वो उसे अपने साथ ले गया। रात का समय था, आसमान पर चांद हल्की सी चांदनी बिखेर रहा था। वो लड्डू का हाथ थामे उसे पुरानी गलियों की ओर ले जा रहा था, जहां कभी उसकी आवाज़ गूंजती थी, जहां उसके ख्वाब पलते थे। हम कहाँ जा रहे हैं? लड्डू ने अयान से पूछा। अभी पता चल जाएगा, अयान ने मुस्कुराते हुए कहा। चलते चलते वो एक मोड़ पर पहुंचा, जहां उसे एक जानी पहचानी जगह दिखाई दी। सामने था एक आलीशान रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट की रोशनी सड़कों पर फैल रही थी, रात की हल्की हवा में खाने की खुशबू तैर रही थी। अयान ने लड्डू का हाथ थामा और उसे लेकर उसी रेस्टोरेंट के बाहर पहुंचा। लड्डू के चेहरे पर अभी भी उदासी थी। उसने रेस्टोरेंट को देखते ही बोला, मुझे पता था तेरे पास पैसे नहीं है, पर यह नहीं पता था कि तेरे पास दिमाग भी नहीं है। ये कहते हुए वो जाने लगा, तभी अयान ने उसे रोकते हुए बोला, अरे रुको छोटे पैकेट। अयान ने उसका हाथ पकड़ा और आगे बोला, ऐसा क्यों कहा तुमने कि दिमाग नहीं है मेरे पास? उद्धरण चिन्ह, बिना पैसों के कौन आता है रेस्टोरेंट? बर्तन धुलवाएगा तू अपन से? ये कहते हुए लड्डू पीछे हटा और जाने लगा। अरे रुक मेरे बाप, तू कुछ देर रुक तो, मैं बस 1 मिनट में आया। ये कहते हुए अयान रेस्टोरेंट के अंदर चला गया। अयान की आंखों में हल्की सी उम्मीद चमक रही थी। उसने अंदर जाकर पुराने मैनेजर से मुलाकात की, एक अधेड़ उम्र का मुस्कराता हुआ चेहरा जो अयान को देखकर चौंक गया। तुम, इतने साल बाद? अयान ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, क्या आज भी आपके पास मेरे लिए कुछ काम है? ये सुनकर मैनेजर को सब याद आ गया, कैसे अयान कॉलेज के दिनों में यहाँ खड़ा होकर गाता था और कैसे उसकी आवाज़ से लोग खींचे चले आते थे। वो गाना सिर्फ गाना नहीं होता था, वो जादू होता था। रेस्टोरेंट की कमाई भी उन रातों में बढ़ जाया करती थी। मैनेजर ने बिना एक शब्द कहे स्टोर से गिटार निकालकर अयान की ओर बढ़ा दिया। अयान ने आदर से उसे हाथ में लिया, जैसे कोई पुराना साथी मिला हो। फिर वो बाहर गया और वहाँ एक कोना था, जहाँ कभी कॉलेज के दिनों में अयान खड़ा होकर गाया करता था, बिना किसी मंच के, बस एक गिटार और उसकी सोलफुल आवाज़ के साथ। अयान अपनी जगह खड़ा हो गया। फिर उसने लड्डू की ओर देखा, जो उसे ही देखे जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या कर रहा है। लड्डू अपनी बड़ी बड़ी आंखों से बस अयान को देखे जा रहा था। गिटार की तारें उसकी उंगलियों के संपर्क से झंझना उठीं। कुछ ही सेकंड में उसकी आवाज़ सन्नाटे में गूंजने लगी, एक पुराना लेकिन दिल को छू लेने वाला गाना। गाना कोई सुपरहिट ट्रैक नहीं था, लेकिन उसमें एक ऐसी मिठास थी जिससे लोग खींचे चले आ रहे थे। धीरे धीरे राह चलते लोग रुकने लगे, कोई मोबाइल से वीडियो बना रहा था, कोई मुस्कुरा रहा था, कोई रेस्टोरेंट के अंदर चला गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे कॉलेज के दिनों में होता था। अयान की आवाज़, उसकी सादगी और जज्बा, सब एक बार फिर जादू कर गया था। कुछ ही देर में भीड़ जमा हो गई थी। कई लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालना शुरू कर दिया था। सिलसिला यूं ही चलता चला जा रहा था। रात गहरी होती जा रही थी और गाना खत्म होने के बाद अयान सीधा मैनेजर के पास गया। मैनेजर ने अयान की ओर कुछ पैसे बढ़ाए, लेकिन अयान ने सिर हिलाते हुए कहा,
आज जरूरत इससे ज्यादा है। ये कहकर अयान ने लड्डू को आवाज दी। वो दौड़ता हुआ अयान के पास आ गया। अब बता क्या खाना है? अयान ने मुस्कुराते हुए पूछा। जिससे भूख मिट जाए, लड्डू ने चमकती आंखों के साथ कहा। ये देखकर मैनेजर समझ गया कि अयान की जरूरत क्या है। उसने इशारे से स्टाफ को एक टेबल लगाने के लिए कहा। थोड़ी देर में लड्डू के सामने कई पकवान थे। उसने खाना शुरू किया। अयान उसके सामने बैठकर बस उसे देखे जा रहा था। वो सुकून उसकी आंखों में था जो उसे राठौर विला के आलीशान घर में नहीं मिला था। हुनर कभी भूखा नहीं सोने देता। जब दुनिया मुंह मोड़ लेती है, तब हुनर ही इंसान का सबसे बड़ा साथी बनता है। अयान में मन ही मन खुद से कहा। अगली सुबह नर्म धूप राजन मैंशन के लॉन पर बिखरी थी। दिव्या राजन अपने कुर्सी पर बैठी, हाथ में कॉफी का मग थामे मोबाइल स्क्रीन पर आंखें टिकाए बैठी थी। सोशल मीडिया पर आज एक ही वीडियो ट्रेंड कर रहा था, #वॉइस फ्रॉम द स्ट्रीट्स। जिज्ञासावश उसने वीडियो खोला। स्क्रीन पर जो चेहरा उभरा, वो देखकर उसके होश उड़ गए। ये तो वही लड़का है जिसने कल उसके ऑफिस में बवाल मचाकर गया था। वही अयान जिसकी रिपोर्ट खुद उसने पुलिस में करवाई थी। कल रात जो लोग अयान का गाना सुन रहे थे, उन्होंने उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी थी। और वो वीडियो अब पूरे देश में वायरल हो चुका था। दिव्या को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसमें व्यू और मिलियन पर नज़र डाली तो देखा 1.2 मिलियन व्यूज़, बढ़ता दिल 350 के लाइक्स, स्पीच बलून 55 के शेयर्स। एक ही रात में दिव्या के मुंह से निकला कॉफी का मग उसके हाथ से फिसलते फिसलते बचा। एक रात में इतना सब कुछ। उसने बड़बड़ाते हुए मोबाइल स्क्रीन के कमेंट्स पढ़े। अयान की आवाज़ उसकी आंखों से हट ही नहीं रही थी, लेकिन चेहरा अब भी जिद और ईगो से भरा हुआ था। तभी पीछे से धीमे कदमों की आहट हुई। इतनी सुबह सुबह कोई वीडियो इतनी बार देखना, कुछ तो असर हुआ है। दिव्या ने चौंक कर देखा। राजन रावी उसके पीछे खड़े मुस्कुरा रहे थे। आप कब आए? दिव्या ने हैरान होते हुए पूछा। जब से तुम इस वीडियो में डूबी हो, मैं यहीं खड़ा हूं, राजन ने शांत स्वर में कहा। उन्होंने ये वीडियो पहले ही देख लिया था और उन्हें अपने फैसले और गर्व हो रहा था कि अयान को उनका चुनना गलत नहीं था। दिव्या ने एक गहरी सांस ली, मोबाइल की स्क्रीन को ब्लैक किया और चेहरा फेर लिया। ये देखकर राजन आगे बढ़ते हैं, कुर्सी खींचकर उसके पास बैठ जाते हैं। माना, कल उसने तुम्हारे ऑफिस में जो किया वो सही नहीं था, लेकिन ये मत भूलो दिव्या, हुनर किसी के गुस्से से नहीं मापा जाता। राजन ने शांत लहजे में कहा। हुनर? आप जिसे हुनर कह रहे हैं, उसने कल मेरे सामने जहर उगला था। अब के सामने कैसे बात की थी उसने मुझसे? 21 तरह के ताने मारे थे, दिव्या ने तेज स्वर में कहा। राजन ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, याद है, लेकिन क्या तुमने ये बात जानने की कोशिश की कि आखिर उसका झगड़ा किस बात पर हुआ था? तुमने तो बस अपने एम्प्लॉय को पीटते देखा और सारा कसूर उस लड़के पर डाल दिया, राजन ने दिव्या को थोड़ा समझाते हुए कहा, जिससे दिव्या भी सोच में पड़ गई। दिव्या अपने एम्प्लॉय या स्टाफ के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं करती थी। उसके लिए ऑफिस में सब इक्वल है। नहीं उसे ये बर्दाश्त था कि कोई उसके ऑफिस में काम करने वालों के साथ बदतमीजी से पेश आए। तो अयान ने तो महेश पर हाथ उठा दिया था, जो दिव्या बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। राजन दिव्या को घूर रहे थे जैसे अब जवाब चाहते हो। दिव्या ने उन्हें एक पल देखा, फिर थोड़ी तिलमिलाकर बोली, पापा प्लीज, वो हमारे लिए सिर्फ एक अजनबी है। आप उससे इतनी हमदर्दी क्यों जता रहे हैं? क्योंकि मैं उसकी आवाज़ में वो हुनर है जो इस इंडस्ट्री को बदल सकती है, और मैं चाहता हूं कि वो बदलाव हमारी कंपनी से शुरू हो, राजन ने गंभीर स्वर में कहा। राजन की बातें अब दिव्या के थोड़ा समझ आ रही थी। वो अयान के हुनर को झुठला नहीं सकती थी। उसका मन अब बेचैन था। वो कॉर्पोरेट सीईओ, जो पूरे शहर को चलाती थी, इस वक्त एक मामूली लड़के की आवाज़ के असर से खुद को कमज़ोर महसूस कर रही थी। सुबह का वक्त, स्टूडियो में रोज़ की चहल पहल शुरू हो चुकी थी। कर्मचारी अपनी अपनी जगह पर व्यस्त थे। दिव्या रावी हमेशा की तरह तेज कदमों से ऑफिस में दाखिल हुई। उसके चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन आंखों में एक साफ मकसद झलक रहा था। वो सीधे रिसेप्शन डेस्क की ओर बढ़ी। जिस लड़के ने कुछ दिन पहले यहाँ हंगामा किया था, इंटर करते टाइम उसका कांटेक्ट लिया था, दिव्या ने सख्त लहजे में पूछा। रिसेप्शनिस्ट थोड़ी हिचकिचाहट के बाद बोली, मैम एक मिनट। वो कंप्यूटर पर कुछ टाइप करती है। फिर उसने हाँ में गर्दन हिला दी।
बुलाओ उसे, दिव्या ने कहा और अपने केबिन की तरफ चलो गई। ये सुनकर रिसेप्शनिस्ट थोड़ा हैरान थी और दिव्या का ऑर्डर था जो उसे पूरा करना था। 2 से 3 बार कॉल लगाने के बाद भी अयान ने कॉल नहीं उठाई। वो बेखबर लाइब्रेरी में सो रहा था। तभी बेल की आवाज़ सुनकर मायरा अंदर आई तो देखा अयान अभी भी सो रहा है और उसका फ़ोन बज रहा है। इतना लेट क्यों सो रहा है? मायरा ने मन ही मन सोचा। वो टेबल के पास गई, एक नज़र अयान को देखा जो नींद में लग रहा था। फिर उसने फ़ोन की तरफ हाथ बढ़ाया, तभी अयान ने उसका हाथ पकड़कर रोक दिया। मायरा चौंक गईं और झटके से अपना हाथ खींच लिया। जब जाग रहे हो तो कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहे हो? मायरा ने किसी गुब्बारे की तरह फटते हुए कहा। मेरी मर्जी, मेरा फ़ोन मेरा कॉल, मैं उठाऊं या नहीं इससे तुम्हें क्या? अयान ने कहा और वापस टेबल और सर टिका लिया। इसकी आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही है। कॉल नहीं उठानी तो साइलेंट करो अपना फ़ोन, मायरा ने गुस्से से कहा। लेकिन अयान ने कोई जवाब नहीं दिया। कल रात की थकान उसके शरीर को चूर कर रही थी। वो मायरा से अभी किसी तरह को बहस करने के मूड में नहीं था। जब मायरा ने देखा वो कोई जवाब नहीं दे रहा है तो पैर पटकते हुए लाइब्रेरी से बाहर निकल गई। करो जो मन में आए, वैसे भी ज़्यादा दिन नहीं हो तुम यहाँ पर। अयान ने सुन लिया था और कोई जवाब नहीं दिया। उसने साइलेंट पर फ़ोन डालने के लिए उठाया तो स्क्रीन के एक नाम चमका जिसे वो चाहकर भी अनदेखा नहीं कर सकता था। और कैसे हो अयान? कॉल की दूसरी तरफ से आवाज़ आई। ये राजन थे। स्टूडियो का कॉल अयान जानबूझकर नहीं उठा रहा था, वो पहले ही नंबर देख चुका था। उस स्टडी ने उसकी सबसे कीमती चीज़ उससे छीन की थी। वो अब वहाँ के किसी भी मेंबर से बात नहीं करना चाहता था। अयान के कॉल न उठाने पर दिव्या ने राजन को इन्फॉर्म के दिया था और उन्होंने बात को संभालने के लिए खुद अयान को कॉल किया था। मैं ठीक हूँ सर, आप बताएं इतनी सुबह सुबह कैसे याद किया? अयान ने सीधे होते हुए बोला। कल रात मैंने तुम्हारा वीडियो देखा और सुना। ये वही हुनर है जिसकी हमारी कंपनी को तलाश थी। मैं चाहता हूँ तुम वापस आओ धड़क स्टूडियो में बतौर आर्टिस्ट। ये तुम्हारे करियर की एक नई शुरुआत हो सकती है। राजन की बात सुनकर अयान हैरान था क्योंकि इस वीडियो के बारे में उसे नहीं पता था। कल रात आने के बाद वो सीधा सो गया था। लेकिन वो समझ गया था कि राजन किस बारे में बात कर रहे हैं। सॉरी सर, मैंने पहले भी कहा था और अब फिर कह रहा हूं, मैं वहां काम नहीं कर सकता, अयान ने थके हुए स्वर में बोला। क्या अयान धड़क के प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा या नहीं? अगर वो गया तो किन शर्तों पर? दिव्या और अयान के बीच रिश्ता अब किस मोड़ पर जाएगा? इज्जत, दुश्मनी या कुछ और? क्या अयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने की वजह से उसे कोई और बड़ा मौका मिलेगा? एपिसोड 127 नामकरण। अयान का वायरल वीडियो देखने के बाद राजन चाहते थे कि वो उनकी कंपनी में काम करे, लेकिन अयान वहां काम नहीं करना चाहता था। अयान को काफ़ी देर समझाने के बाद राजन ने कहा, धड़क स्टूडियो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, तुम जब चाहे आ सकते हो। ये कहकर राजन ने कॉल काट दी। राजन का कॉल कटने के बाद अयान बहुत देर तक मोबाइल को यूं ही हाथ में लिए बैठा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे जाना चाहिए या नहीं। दूसरी तरफ दिव्या अपने केबिन में अकेली बैठी हुई, वो अब भी उस वायरल वीडियो के असर से बाहर नहीं निकल पा रही थी। तभी दरवाज़ा खटखटाया गया। मे आई कम इन, माम? ये महेश था, हाथ में एक मोटी सी फाइल थामे हुए। दिव्या ने एक नज़र उसे देखा और अंदर आने की परमिशन दी। महेश जैसे पहले से रट कर आया हो, एक मुस्कान के साथ बोला, मैम, ये कुछ लेटेस्ट गाने हैं। हमारे मुंबई के कुछ बेहतरीन राइटर्स और पोएट्स ने लिखे हैं। आपको सिर्फ अप्रूवल देना है, फिर हम इन पर आगे का काम शुरू कर सकते हैं। ये कहते हुए उसने फाइल को टेबल पर रख दिया। ये वो गाने थे जो इसने अयान से खरीदे थे और अब एक फाइल को शक्ल में दिव्या के सामने पेश कर दिए थे। दिव्या ने उसकी तरफ देखा, बिना खोले ही फाइल उठाए और एक तरफ रख दी। ठीक है, देख लूंगी। वो पलटने ही वाला था कि अचानक कुछ याद आ गया। उसने ठंडी लेकिन तीखी आवाज़ में पूछा, वैसे उस दिन जो हुआ स्टूडियो में हुआ, उसकी पीछे क्या रीजन था? ये सुनकर महेश की पेशानी पर एकाएक पसीने की बूंदें उभर आईं। उसके होंठ सूख गए। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया बिजली की तरह कौंधा और वो बोला, मैडम, आप गूगल पर अयान सिंह अरोड़ा नाम सर्च करके देख सकती है, फिर उसके बाद आपको मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि उस दिन क्या हुआ था। महेश ने धीमी आवाज़ और सर को झुकाते हुए बोला, सीधे सीधे बताओ, कहना क्या चाहते हो?
दिव्या ने थोड़ा झुंझलाते हुए कहा। मैडम, वो लड़का क्रिमिनल है। ये सुनकर दिव्या को एक झटका लगा। उसने फौरन गूगल खोला, लेकिन महेश जो अभी भी उसके कान भर रहा था। उस दिन भी वो अपनी गुंडागर्दी दिखा रहा था। वो हमारे स्टूडियो में अपने नाम से सॉन्ग रिलीज करना चाहता था। मैंने मना किया तो उसने मेरी धुलाई कर दी। अब तुम जा सकते हो, दिव्या ने बिना महेश को देखे बोला। उसकी निगाहें स्क्रीन पर थी। महेश चुपचाप से निकल गया। गूगल पेज पर अयान की सारी प्रोफाइल खुल चुकी थी कि किस तरह उसने बिजनेस ज्वाइन किया, उदयपुर में ब्लास्ट करवाया, उसके परिवार ने उसे खुद अरेस्ट करवाया और 3 महीने बाद वो बाइज्जत जेल से बाहर भी आ गया। लेकिन सवाल ये था कि क्या वाकई अयान निर्दोष था, जबकि उसके खिलाफ पुख्ता सबूत मिले थे। वो ये सब पढ़ ही रही थी कि उसी पल ठक ठक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। दिव्या की उंगलियां कीबोर्ड पर थम गईं। उसने सिर घुमाकर दरवाजे की तरफ देखा। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला, वहां अयान खड़ा था। शांत चेहरा, थके हुए लेकिन स्थिर कदमों से के साथ। आखिरकार वो खुद को समझा बुझाकर यहाँ ले ही आया था। दोनों की निगाहें एक पल के लिए मिली। अयान ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, मे आई कम इन? दिव्या ने अपनी पलकों को नीचे झुकाया, फिर बिना कुछ बोले हल्के से सिर हिलाया। उसे खुद भी नहीं पता था ये हाँ उसकी जिद से बड़ी कैसे हो गई। उसने एक हाथ से सामने वाली कुर्सी की ओर इशारा किया। बैठो। अयान ने धीरे से कदम बढ़ाकर कुर्सी पर बैठ गया। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा था। दिव्या ने गूगल टैब को एक क्लिक से बंद किया। चेहरा अब पूरी तरह सख्त और बिजनेस मूड में आ चुका था। उसने फाइल उठाई, वही फाइल जिसमें अयान के गाने थे। वो पन्ने पलट रही थी जैसे सामने बैठे अयान को इग्नोर कर रही हो। अयान समझ गया था। उसने चिढ़ते हुए बोला, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ये सुनकर दिव्या ने फाइल बंद की और उसकी आंखों में देखती हुई बोली, बुलाया तो काम के लिए था, पर तुम्हारा नाम जानने के बाद दिल नहीं मान रहा कि तुम इस ऑफिस के काबिल हो। दिव्या की बातों ने अयान का दिमाग घुमा दिया। तो मैं यहाँ बैठकर वक्त क्यों बर्बाद करूं? अयान ने कहा और अपनी जगह से खड़ा हो गया और जाने के लिए मुड़ा तो देखा सामने से राजन आ रहे थे। वो आज यहाँ जानबूझकर आए थे क्योंकि उन्हें पता था उनकी बेटी जरूर अयान जैसे आर्टिस्ट को खो देगी। क्या हम बैठकर इत्मीनान से बात कर सकते हैं? राजन ने अयान के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला और चेयर पर बैठा दिया और खुद उसके बराबर में बैठ गए। सामने बैठी दिव्या ये देखकर जल रही थी। सर, मुझे नहीं लगता मैं यहाँ काम कर पाऊंगा, अयान ने राजन के कुछ बोलने से पहले ही बोला। ऐसा नहीं है अयान, अभी हालात कुछ ऐसे हैं कि तुम्हें सब अजीब अजीब सा लग रहा है। यकीन मानो, एक बार तुम यहाँ काम करने लगे तो इस शहर क्या पूरे हिंदुस्तान का दिल सिर्फ तुम्हारी आवाज़ सुनकर धड़केगा। राजन हर हाल में चाहते थे कि अयान उनकी टीम का हिस्सा बने। अब दिव्या ने कुछ बोलों एक लिए अपना मुंह खोला, लेकिन अगर तुम मेरी कंपनी में काम करना चाहते हो तो कुछ शर्तें होंगी, अयान सिंह अरोड़ा। अयान ने एक पल उसकी आंखों में देखा। कैसी शर्तें? अयान ने चौंकते हुए पूछा। दिव्या आगे बोली, पहली शर्त, तुम्हें किसी भी सीनियर के फैसले पर सवाल नहीं उठाना है। जो हंगामा उस दिन हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। दूसरी शर्त, तुम्हारा अतीत यहाँ किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। तुम्हारे नाम से कंपनी की छवि खराब नहीं होनी चाहिए। तीसरी शर्त, तुम ऑफिस में मुझसे बहस नहीं कर सकते। और चौथी शर्त, दिव्या अब रुकी, अयान ने आगे कहा। चौथी शर्त, जब तक मैं न कहूं तब तक तुम्हें ऑफिशियली कंपनी का चेहरा नहीं बनाया जाएगा। कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म पर प्रमोट नहीं किया जाएगा, कोई पोस्टर नहीं, न सोशल मीडिया इवेंट्स या इंटरव्यू में धड़क के साथ तुम्हारा नाम नहीं जुड़ेगा। दिव्या ये तय कर रही है कि अयान का नाम और चेहरा तब तक जनता के सामने नहीं आएगा जब तक वो खुद उसे इसके लिए उपयुक्त न समझे। अयान पर आरोपों की वजह से वो ये सब कर रही थी क्योंकि वो अपनी कंपनी का नाम खराब नहीं होते देख सकती थी। अयान ने चुपचाप सारी शर्तें सुनी ही रहा था, लेकिन चौथी शर्त ने उसका दिमाग घुमा दिया। राजन भी हैरान थे, लेकिन वो जानते थे कि दिव्या ये सब क्यों कर रही है। अयान ने एक गहरी सांस ली और कहा, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, लेकिन ये चौथी शर्त मैं हरगिज एक्सेप्ट नहीं करूंगा। अच्छा, तो क्या चाहते हो? तुम्हारे क्रिमिनल फेस के साथ मैं अपने ऑफिस का नाम जोड़ूं? दिव्या ने तिलमिलाते हुए कहा। तो मत जोड़िए, वैसे भी मैं आपके पास नहीं आया, आपने खुद बुलाया था मुझे यहाँ, अयान ने अपनी जगह से उठते हुए कहा। अयान, बैठकर बात हो सकती है? राजन ने चिंता भरे स्वर में कहा। नहीं डैड, बहुत हो गया है, जाने दीजिए इसे। इसके जैसे सिंह न जाने कितने लाइन लगाकर मेरे ऑफिस के आगे खड़े रहते हैं।
दिव्या ने भी अपनी जगह से उठते हुए कहा। अब मामला बहुत गर्म हो गया था, राजन चाह कर भी इन दोनों को संभाल नहीं पा रहे थे। तुम खुद सोचो, अगर समाज में एक इंसान को मुजरिम करार दिया है तो क्या वो उसके लिखे गाने सुनना पसंद करेंगे? दिव्या ने बुलंद आवाज करते हुए कहा। और मैं नहीं चाहती कि हमारी धड़क स्टूडियो से ये बात बाहर जाए कि हमारे यहाँ क्रिमिनल सिंगिंग करते हैं। दिव्या की बातों में पॉइंट तो था, जो अयान को धीरे धीरे समझ आ रहा था। उसे समझ आ गया था कि आखिर कोई उसे अपनी कंपनी के काम क्यों देगा। वो इस वजह से पहले ही बहुत रिजेक्शन झेल चुका था। अब यहाँ अगर उसे कुछ शर्तों के साथ मौका मिल रहा था तो उसे गंवाना नहीं चाहिए। यही सब सोचते हुए उसने कहा, ठीक है, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। ये सुन के दिव्या के चेहरे पर एक जीत की चमक आ गई। राजन ने एक लंबी सांस ली। लेकिन मैं चौथी शर्त में कुछ बदलाव चाहता हूँ। अयान के मुंह से निकले शब्द ने एक बार फिर कमरे का माहौल बदल दिया। कैसे चेंजेस? दिव्या ने भौहें उठाकर पूछा। मैं जो भी गाना रिकॉर्ड करूंगा वो मेरे नाम से अयान के नाम से जाना जाएगा। ये सुनते ही दिव्या ने फौरन बोला, मैटर सारा तुम्हारे नाम का ही समझ क्यों नहीं रहे हो? इट्स माई लास्ट डिसीजन, अयान ने चेहरे के सख्ती लाते हुए कहा। ये सुनकर दिव्या ने कुछ सोचा और बोला, क्या तुम्हें ये लग रहा है कि मैं तुम्हारे गाए हुए सॉन्ग को किसी और नाम से रिलीज करूंगी? देखो, ऐसा नहीं है, मेरे ऑफिस में कोई इलीगल काम नहीं होता। उसकी बात सुनकर अयान के चेहरे पर एक हल्की सी हंसी आ गई, क्योंकि महेश जो इनका असिस्टेंट है उसने खुद अयान से वो डायरी खरीद कर किसी और के नाम से रिलीज करने जा रहा था और ये इलीगल काम को ना करने की बात कह रही थी। मैंने कोई जोक नहीं मारा, दिव्या ने खिसियाते हुए बोला। जो मैंने कहा वो मेरा आखिरी फैसला था और अब मुझे आपके फैसले का इंतजार है। अयान ने साफ साफ कह दिया था कि सॉन्ग तो उसी के नाम से रिलीज होंगे। केबिन के अंदर अयान और दिव्या के बीच उसके नाम को लेकर एक गर्मागर्म बहस चल रही थी। दिव्या का लहजा अभी सख्त ही था और अयान अपनी जिद पर अड़ा था। तभी एक आवाज़ ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। नाम नहीं तो तखल्लुस से रिलीज कर लो अपना सॉन्ग। ये मीठी सी आवाज़ किसी चाय में डाली गई इलायची जैसी थी, ना सिर्फ सुनने वालों को चौंकाने वाली बल्कि तुरंत असर करने वाली। तीनों निगाहें दरवाजे की ओर मुड़ीं। गेट पर खड़ी थी एक लड़की जिसका नाम था जोया सैफी, लिरिक्स क्यूरेटर और सेमांटिक कोच। इसका काम था इस ऑफिस में काम कर रहे आर्टिस्ट को भिन्न भाषाओं के वर्ड सजेस्ट करना और ये बताना कि कौन सी लैंग्वेज का शब्द किस गाने की लाइन में परफेक्ट बैठेगा। मे आई कम इन मैम? जोया ने परमिशन मांगी। दिव्या ने आंखों से अंदर आने का इशारा किया। जोया ने केबिन में कदम रखा, हाथ में एक लेदर फोल्डर जो अक्सर वो राइटर्स की स्क्रिप्ट्स और लिरिक्स की एनालिसिस के लिए साथ रखती थी। अयान के चेहरे पर हैरानी थी। वो उसे नहीं जानता था, लेकिन उस दिन के हंगामे और कल रात के वायरल वीडियो के बाद इस ऑफिस में अयान को हर कोई जान गया था। दिव्या मैम, मुझे कहना था कि अगर नाम से गाना रिलीज नहीं कर सकते तो इनके तखल्लुस से कर दीजिए। जोया ने अयान की तरफ देखते हुए बोला। वो अपनी बात कभी भी कहीं भी रखने में झिझकती नहीं थी। तखल्लुस मीन्स? दिव्या ने सवाल किया। कवि या शायर का कलमी नाम, यानी ऐसा नाम जो वो अपनी असली पहचान की जगह लेखन या शायरी में इस्तेमाल करता है। जोया की जगह अयान ने जवाब दिया। एग्जाम्पल के तौर पर, आगे जोया ने बताया, मिर्जा असद उल्लाह बेग का तखल्लुस था गालिब। अकबर इलाहाबादी, यहाँ अकबर तखल्लुस है। फैज़ अहमद फैज़ तखल्लुस है। बट आई एम नॉट शायर, अयान ने जोया की तरफ देखते हुए कहा। तो क्या हुआ, लिखते तो हो न? जोया ने झट से कहा। ठीक है, फिर तेरहा जोया, तुम इसके साथ बात करके कोई तखल्लुस सेलेक्ट करो, दिव्या ने फाइनल डिसीजन सुनाते हुए कहा। शो मैम, जोया ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा। क्या जोया अयान का नामकरण कर पाएगी? क्या होगा अयान और जोया की मुलाकात का नतीजा? क्या अयान धड़क स्टूडियो में अपनी पहचान बना पाएगा, या हर रोज के तमाशों से वो थक जाएगा? क्या होगा जब महेश का सच सबके सामने आएगा? एपिसोड 128 छपरी हीरो। दिव्यानी ने फैसला कर लिया था कि अयान को पेन नेम से जाना जाएगा, और ये जिम्मेदारी उसने अपने ऑफिस में जूनियर पोस्ट पर काम के रही जोया को दी थी। अयान इस चीज़ से पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं था, लेकिन दूसरा की रास्ता उसे दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। अयान जोया के साथ केबिन के बाहर आ चुका था। वो दोनों हल्की बातचीत के साथ ऑफिस के गलियारे से गुजर रहे थे। धड़क का सेटअप काफ़ी अच्छा है, अयान ने ऑफिस का मुआयना करते हुए कहा।
हाँ, धड़क स्टूडियो और ऑफिस एक ही जगह पर हैं, लेकिन उनके अलग अलग सेक्शन हैं, जोया ने कहा और आगे बताने लगी। धड़क स्टूडियो एक बड़ा प्रोडक्शन हाउस है। इसका एक हिस्सा ऑफिस फ्लो है जहां डायरेक्टर, सीनियर एम्प्लॉय जैसे दिव्या मेम, महेश सिर और राइटर्स मैनेजमेंट टीम बैठती है। वहीं दूसरा हिस्सा है रिकॉर्डिंग स्टूडियो, जहां सिंगर्स गाते हैं, म्यूजिक रिकॉर्ड होता है, गानों पर प्रैक्टिस और प्रोडक्शन चलता है। उद्धरण चिन्ह। बात करते हुए दोनों कैफे एरिया में आ गए। टेबल पर 2 कॉफ़ी मग रखे थे, लेकिन माहौल में शांति जरा भी नहीं थी। पास ही स्टूडियो का म्यूजिक हॉल था, जहां सिंगर्स अपनी प्रैक्टिस में डूबे हुए थे। कभी ऊंची बीट्स, कभी तेज सुर। ये सब सुनकर जोया ने हल्की सी मुस्कान दी, फिर धीरे से बोली, यहाँ तो आधा इंटरव्यू गानों में ही डूब जाएगा, चलो बाहर चलते हैं। रेस्टोरेंट में बैठेंगे तो आराम से बात हो पाएगी। अयान ने बिना ज़्यादा सोचे सिर हिलाया और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। दोनों कैफे एरिया से निकलकर स्टूडियो से बाहर की तरफ बने रेस्टोरेंट की ओर बढ़े। बाहर का माहौल शांत था, लकड़ी की कुर्सियां, गमलों में लगे हरे पौधे और हल्की सी कॉफ़ी की खुशबू। जोया ने मेन्यू बंद करते हुए कहा, तो अब बिना किसी शोर शराबे के हम आपका न्यू नेम डिसाइड करेंगे, वो नाम जो आपको एक सिंगर के रूप में पहचान देगा। अयान ने उसकी तरफ देखा, जैसे समझने की कोशिश कर रहा हो कि ये लड़की वाकई उसके लिए नाम ढूंढने को इतनी सीरियस क्यों है। पहले मुझे ये बताइए कि आपको किस तरह के गाने पसंद हैं। जोया ने कहते हुए डायरी निकालनी और लिखने के लिए तैयार थी। ऑल टाइप्स, मुझे हर तरह का सॉन्ग पसंद है, सैड, रोमांटिक, इवन देशभक्ति। अयान ने कंधे उचकाते हुए बोला। आप अपना न्यू नेम किस लैंग्वेज में रखना पसंद करेंगे, जैसे इंग्लिश, हिंदी, उर्दू या पंजाबी? जोया ने पूरे जोश में थी, जैसे आज ही अयान का नामकरण करेगी। कोई भी लैंग्वेज में मुझे कोई इश्यू नहीं है, अयान ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। अच्छा, मुझे अब थोड़ा अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताएं, ताकि मैं ये डिसाइड कर सकूं कि नाम दर्द में डूबा हुआ हो या तड़कता फड़कता। जोया ये सब नोट भी कर रही थी। अयान उसे अपने बारे में थोड़ा बहुत बता रहा था, लेकिन अंदर से वो उसकी बातों से कुछ थक चुका था। जोया के सवाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे, कभी कुछ पूछती तो कभी कुछ। जैसे ही उसने गिलास उठाया, उसकी नज़र अचानक जोया के पीछे वाली टेबल की ओर चली गई। वहां एक लड़की बैठी थी, उम्र में शायद 22-23 साल की, सादा सा कुर्ता और जीन्स पहने। लेकिन उसके चेहरे पर कुछ था जो अयान का ध्यान खींच रहा था, एक साफ दिखाई देने वाला डर। अयान ने गौर से देखा, लड़की की निगाहें बार बार उससे कुछ टेबल दूर बैठे 2 आदमियों की तरफ जा रही थीं। वो लड़की उन आदमियों को घूर रही थी। हैरानी की बात यह थी कि वो दोनों आदमी उस लड़की को देख ही नहीं रहे थे, जैसे उन्हें उसकी मौजूदगी का एहसास ही नहीं। ये देखकर अयान की भौहें सिकुड़ गईं। जब इस लड़की को उन आदमियों को देखने से डर लग रहा है तो ये उन्हें देख ही क्यों रही है? जबकि वो नहीं देख रहे तो ये क्यों उन्हें लगातार घूरे जा रही है? अयान ने मन ही मन सोचा। उसके दिमाग में सवाल उठने लगे और जोया की आवाज़ अब बैकग्राउंड नॉइज़ जैसी लग रही थी। वो अब पूरी तरह उस लड़की पर फोकस कर चुका था। अयान की नज़र कभी उस लड़की पर जाती तो कभी उन आदमियों पर। तभी वो दोनों आदमी अपनी टेबल से उठे और बाहर निकलने लगे। अयान की नज़र अब भी उन पर थी। दरवाजे के पास पहुंचते ही उनमें से एक आदमी का पैर फर्श पर फिसल गया। वो संभलने के लिए झटके से बगल में टेबल पर बैठे अयान का कंधा पकड़ बैठा। अयान को झटका सा लगा, लेकिन उसकी नज़र तुरंत उस आदमी के हाथ पर गई और वहां साफ साफ एक डीडी का टैटू बना था। अयान के चेहरे पर हैरानी फैल गई। ये वही निशान है, पर कैसे? उसने मन ही मन सोचा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता, वो आदमी बस हल्की मुस्कान के साथ बोला, थैंक्स भाई, और बिना कोई और बात किए बाहर चला गया। दुर्गा देवी और राणव के साथ कई लोग जेल में थे, लेकिन देव के आने के बाद उसने कई लोगों को जेल से बाहर निकाल लिया था और कई को ग्रुप में ज्वाइन कर लिया था। एक बार फिर डीडी का दबदबा मुंबई शहर की फिजाओं में गूंजने लगा था। अयान उस आदमी से कुछ कहता या पूछता, इससे पहले उसने उस लड़की को, जो अब तक डर डर कर बैठी थी, अपनी जगह से उठ चुकी थी। बिना किसी को देखे वो जल्दी जल्दी उन्हीं आदमियों के पीछे बाहर चली गई। अयान के मन में सवाल और शक दोनों बढ़ चुके थे। जब वो लोग चले गए थे तो अयान यहाँ रुक कर क्या करता? लेकिन जोया के सवाल अभी पूरे नहीं हुए थे। अयान ने हल्के से उसकी बात काट दी, थके हुए स्वर में, मिस जोया, मैं आज बहुत थक गया हूँ, बाकी बातें कल कर लेंगे। जोया ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और कहा, लेकिन कल तो मुझे दिव्या मैम को आपका नाम डिसाइड करके देना है। तो ठीक है, तुम्हें जो सही लगे वो तुम दिव्या को बता देना, अयान ने अपनी जगह से उठते हुए कहा। वो अब यहाँ और नहीं रुकना चाहता था।
लेकिन मुझे अभी आपकी उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है जितनी मुझे चाहिए थी, जोया ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा। दिव्य के ऑफिस में काम को लेकर सभी बहुत सीरियस थे। अगर दिव्य ने बोला है उसे नाम कल चाहिए मतलब चाहिए। जोया की परेशानी उसकी प्रोफेशन को दर्शा रही थी कि वो अपने काम को लेके बहुत सीरियस है। कोई बात नहीं, अगर कल तक तुम नाम डिसाइड नहीं कर पाई तो मैं खुद कोई नाम बता दूंगा, तुम टेंशन मत लो और घर जाओ, मुझे निकलना है। अयान ये कहते हुए बिजली की रफ्तार सा वहां से निकल गया। जोया ने भी अपनी कलम बंद की और बाहर निकल गई। अयान बाहर आ चुका था। रेस्टोरेंट के बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन अयान का दिल तेज धड़क रहा था। उसने तुरंत नजरें दौड़ाई। थोड़ी दूर आगे वही दोनों आदमी जा रहे थे और उनके पीछे तेज कदमों से वो लड़की। ये लोग आम आदमी में है, डीडी ग्रुप के मेंबर हैं, इस लड़की का उनके पीछे जाना सेव नहीं है। ये सब सोचते हुए बिना वक्त गंवाए अयान भी सड़क पर उतर आया और फासला बनाए रखते हुए उनका पीछा करने लगा। रास्ते में गाड़ियां, दुकानें और भीड़ का शोर, लेकिन अयान की नज़र सिर्फ उन तीनों पर थी। अयान को उस लकड़ी को फिक्र हो रही थी। वो लोग लगातार चलते रहे और फिर अचानक दाईं ओर एक सुनसान गली में मुड़ गए। अयान ने भी कदम तेज कर दिए। बस एक मोड़ का फासला था, लेकिन जैसे ही उसने उस गली में कदम रखा, खामोशी, अंधेरा और सूनी दीवारें। न वो दोनों आदमी थे, न वो लड़की। सिर्फ एक हल्की सी हवा गली में सरसराती हुई निकल रही थी, जैसे वहां कुछ हुआ ही न हो। अयान वहीं खड़ा रह गया, माथे पर पसीना आ चुका था। ये लोग गायब कैसे हो गए? और वो लड़की, वो कहाँ चली गई? तभी कहीं से एक दबा लेकिन डर से कांपता हुआ स्वर उसके कानों में पड़ा। बचाओ! उसके अंदर का सारा संकोच, सारा सोचना एक झटके में खत्म हो गया। वो आवाज़ जिस तरफ से आई थी, अयान उसी तरफ भागा। तंग गलियों से गुजरते हुआ वो उस आवाज़ का पीछा कर रहा था। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा, उस लड़की ने उन आदमियों को धमकाते हुए कहा। कोई बात नहीं, इतने नाजुक हाथों से हम मुंह तो क्या हड्डियां भी तुड़वा लेंगे, उस आदमी ने कहा। इन लोगों को भनक हो गई थी कि कोई इनका पीछा कर रहा है। इन आदमियों ने उसे चकमा देकर एक गोदाम में ले आए थे और शटर बंद कर दी थी ताकि कोई और यहां ना आ सके। तुझे क्या लगा डीडी ग्रुप के मेंबर बेवकूफ़ है कि तू उनका पीछा करेगी और हमें खबर भी नहीं होगी? उनमें से एक आदमी ने हंसते हुए कहा और एक सीटी बजाए। सिटी को आवाज़ सुनते ही 15 से 20 लोग न जाने कहां से निकलकर आ गए और उस लड़की को घेर लिया। अब कहाँ बच के जाएगी हसीना? एक गुंडे ने उस लड़की की तरफ बढ़ते हुए कहा। बचोगे तो तुम लोग नहीं, उस लड़की ने कहा और वहां पड़ा सामान उठा के फेंकती और पीछे हटती जाती, लेकिन तभी उसकी पीठ पीछे लगी एक कतार से बोरिया पर टिक गई। वो अब और पीछे नहीं जा सकती थी। अब भाग कहाँ भागेगी? एक गुंडे ने हंसते हुए कहा, जिसे सुनकर बाकी गुंडे भी हंसने लगे। वो लड़की अब पूरी तरह से डर चुकी थी। तभी अचानक एक खड़खड़ाहट हुई, शटर एक झटके से ऊपर उठा। सामने अयान खड़ा था। सभी के कदम थम गए और उनकी गर्दनें एक साथ पीछे की ओर घूमी। उनके चेहरों पर पहले हैरानी, फिर गुस्सा उभर आया। उसी पल भीड़ के पीछे खड़ी वो लड़की, जिसकी हाइट बाकी से थोड़ी कम थी, हल्के से अपनी एड़ी पर उठती हुई देखने लगी। अयान ने सभी को एक नज़र घूरा। कुछ के हाथ में लोहे की रॉड, कुछ के पास चाकू थे। कौन है तू? एक गुंडे ने चिल्लाया, लेकिन अयान ने अनसुना करते हुए हल्का सा टेढ़ा होकर झांका। वो लड़की बोरियों से लगकर खड़ी थी। ए देख कर आ, तो आज किसे हमारे हाथों सूली चढ़नी है? एक गुंडे ने दूसरे गुंडे से कहा। अब 2 से 4 गुंडे धीमे धीमे अयान की तरफ बढ़ रहे थे, जैसे किसी शिकार के करीब शिकारी आते हैं। वो गुंडा, जिसकी आंखों में नशे और घमंड का नशा मिला हुआ था, भारी कदमों से अयान के करीब आया। उसकी हथेली ने झटके से अयान का कॉलर पकड़ लिया और गरजते हुए बोला, क्यों आया है इधर? मारना है तेरे को? अयान की नज़रें उसके चेहरे से फिसलकर सीधे उसके हाथ पर गईं। वहीं कलाई के ठीक पास स्याही से बने डीडी के टैटू पर पड़ी। ये टैटू काफ़ी था उसे ज्वालामुखी में बदलने के लिए। अयान ने एक गहरी सांस ली और अगले ही पल उसका दायां हाथ बिजली की तरह उठा और एक दमदार मुक्का उस गुंडे के पेट में धंसा दिया। धड़ाम! गुंडा दर्द से कराहता हुआ पीछे की तरफ उड़ता चला गया और सीधे बाकी गुंडों के पैरों में आ गिरा। ये देखकर लड़की समेत सब हैरान हो गए। एक पल को वहां सन्नाटा छा गया, लेकिन फिर बाकी के चेहरों पर गुस्से की आग भड़क उठी। तेरी इतनी हिम्मत कि डीडी के आदमियों को मारेगा? जनता नहीं है तू, हमें चुपचाप से चला जा यहाँ से, एक गुंडे ने चिल्लाते हुए अयान को धमकाया। उस लड़की को छोड़ दे। चला जाऊंगा, अयान ने कैजुअल अंदाज में कहा। ये सुनकर अभी गुंडे एक जोरदार ठहाका मारकर हंसने लगे। हीरो आया है, एक गुंडे ने कहा। मुंबई का छपरी हीरो, दूसरे गुंडे ने कहा। अबे चल यहाँ से, एक गुंडे ने कहा। गिनती आती है बेटे को, एक बार गिन ले, हमें फिर आना, दूसरे गुंडे ने कहा। चल निकल यहाँ से निकल। गुंडे अयान का मजाक बना रहे थे।
अयान ने इनकी बात सुनी और मुड़ गया। ये देखकर वो लड़की हैरान हो गई। जब बचाने आए थे तो जाग क्यों रहे हो, उस लड़की ने मन ही मन बुदबुदाया। लेकिन अगले ही पल अयान ने शटर नीचे गिरा दी और वापस उनकी तरफ घुमा और बोला, आ जाओ, बताओ कौन कौन आज डीडी को अपना लाल मुंह दिखाएगा। क्या अयान ने शटर गिराकर सही किया था? क्या वो उन गुंडों को संभाल पाएगा? क्या गोदाम में और भी लोग थे? क्या अयान आज इस अनजान लड़की को बचा पाएगा? ये लड़की डीडी के गुंडों का पीछा क्यों कर रही थी? कौन है ये लड़की? एपिसोड 129 पनिशमेंट। अयान एक अनजान लड़की को बचाने गोदाम तक पहुंच गया था। उसने शटर गिरा दी थी और अब वो इनसे लड़ने के लिए तैयार था। गोदाम के अंदर जैसे ही पहला गुंडा अयान के एक मुंह से गिरा, बाकी सबकी आंखों में गुस्से की चिंगारी भड़क उठी। उन्होंने चारों तरफ से अयान को घेर लिया। एक लंबा चौड़ा गुंडा जिसके हाथ में लोहे की रॉड थी, गरजते हुए अयान की तरफ लपका। अयान ने झुककर उसके वार से बचते हुए अपनी कोहनी उसके पेट में दे मारी। वो दर्द से कराहते हुए पीछे की तरफ लड़खड़ा गया। दूसरा गुंडा पीछे से आया। अयान ने बिना मुड़े अपनी एड़ी उसकी कमर पर मारी और फिर पलटकर उसके जबड़े पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। उसकी गर्दन एक तरफ झुक गई और वो जमीन पर ढेर हो गया। अब 3 लोग एक साथ आए। अयान ने पास रखी शराब की एक भारी बोतल उठाए, उसे घुमाते हुए पहले वाले के सिर पर दे मारी। कचाक की आवाज़ के साथ कांच बिखर गया और वो वहीं चकराकर गिर पड़ा। दूसरे को उसने घुटना उठाकर पेट में मारा, इतना कि वो हवा में सांस के लिए तड़पने लगा। तीसरे के गले की तरफ तेजी से हाथ बढ़ाया, उसका कॉलर पकड़कर उसे पास खींचा और फिर उसके चेहरे पर लगातार 2 मुक्के जड़ दिए। गोदाम में अब शराब की महक और टूटी बोतलों की आवाज़ गूंज रही थी। फर्श पर कांच के टुकड़े चमक रहे थे और अयान की आंखों में वो ठंडी आग थी जो साफ कह रही थी, आज कोई भी यहाँ से बचकर नहीं जाएगा। ये नज़ारा वो लड़की भी देख रही थी। हाथों को बोरियों पर टिकाए वो ऐसे मजे ले रही थी जैसे किसी फिल्म में विलियन पीट रहे हो। मारो कमीनों को और मारो, उस लड़की ने मुक्का हवा में बनाते हुए कहा। आखिर है कौन ये हिम्मत वाला, लड़की ने मन ही मन कहा। थोड़ी देर में सभी गुंडे ढेर हो गए थे। अयान अब उस लड़की की तरफ आया जो होठों पर मुस्कान लिए बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रही थी। दिमाग खराब है तुम्हारा, अयान ने उसे डांटते हुए कहा, जिसे सुनकर उसकी मुस्कान गायब हो गई। इतनी रात को क्यों ऐसे गुंडों का पीछा कर रही थीं? तुम्हें कैसे पता कि मैं इनका पीछा कर रही थी? उस लड़की ने झट से पूछा। अयान ने इसका जवाब देना जरूरी नहीं समझा और सीधा बोला, कौन हो तुम और क्यों डीडी के लोगों का पीछा कर रही थी? वो लड़की कोई जवाब देती इससे पहले पीछे से एक आवाज़ आई, तुम कहाँ हो इशिता? और वो डीडी के लोग पकड़े गए क्या? अयान ने पलटकर देखा। एक दुबला पतला लड़का, आंखों में चश्मा ठीक करते हुए जीन्स और कैजुअल टी शर्ट में, हाथों में कैमरा और माइक पकड़े, उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी आंखों में चमक थी और चाल में वो बेफिक्री जो सिर्फ अपने काम में डूबे लोगों में होती है। ये समीर था। देखने में किसी छोटे मोटे न्यूज़ चैनल का रिपोर्टर लगता था, लेकिन असलियत कुछ और थी। दरअसल इशिता और समीर दोनों पेशे से यूट्यूबर थे, पर वो आम यूट्यूबर नहीं जो फिल्मों के रिव्यू या फनी वीडियो बनाते हैं। उनका चैनल मुंबई की उन खबरों पर रोशनी डालता था जिन पर बड़े न्यूज़ चैनल या तो आंख मूंद लेते थे या बोलने की हिम्मत नहीं करते थे, जैसे माफिया के काले धंधे, नेताओं की मिलीभगत और अंडरवर्ल्ड के सच। दोनों का सपना बड़ा था, एक दिन अपने चैनल को इतना बड़ा बनाना कि वो किसी टीवी न्यूज़ चैनल से कम ना हो। इसके लिए उन्हें एक ऐसी दमदार स्टोरी चाहिए थी जो रातों रात उन्हें सुर्खियों में ला दे। और इस वक्त डीडी जैसी कुख्यात माफिया को बेनकाब करना उनकी उसी ख्वाहिश का हिस्सा था। इशिता का पीछा करना, खतरा उठाना और डीडी के आदमियों के पीछे पड़ना, ये सब उसी एक ख्वाब के लिए था। तुम हमेशा की तरह लेट क्यों आते हो? इशिता ने समीर के पास जाते हुए कहा। अरे मैं पावर बैंक लेने गए था, फ़ोन डेथ हो गया था, समीर ने माथे से पसीना साफ करते हुए कहा। अगर ये लड़का टाइम पर नहीं आता तो आज मैं डेथ हो चुकी होती, इशिता ने अयान की तरफ देखते हुए कहा। थैंक यू सो मच उन लोगों से मुझे बचाने के लिए, इशिता ने नर्म लहजे में कहा। इशिता ने अपने बिखरे हुए बाल कान के पीछे सरकाए, होठों पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए अयान की ओर हाथ बढ़ाया। हाय, मैं इशिता, और ये उसने पीछे खड़े समीर की तरफ इशारा किया जो अब भी अपने कैमरे का फोकस चेक कर रहा था। ये समीर है, मेरा पार्टनर, दोस्त और कैमरे के पीछे का जादूगर। समीर ने सिर हल्का झुकाकर कैमरा कंधे पर टिकाया और मुस्कुराया। हम दोनों एक छोटे से यूट्यूब चैनल चलाते हैं, लेकिन छोटा नाम मत समझना, हमारी नज़र वहां जाती है जहां बड़े चैनलों की हिम्मत भी नहीं होती। अयान को अब सब समझ आ गया था कि ये क्यों डीडी के गुंडों का पीछा कर रही थी। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था, उसने अनजाने में ना जाने इसे क्या क्या बोल दिया था। तुम ठीक हो?
अयान ने हल्की आवाज से पूछा। हाँ, तुमने उन्हें मेरे पास भी कहाँ आने दिया था, इशिता ने हंसते हुए कहा, जिसे सुनकर अयान भी हंस पड़ा। वो समझ गया था कि इशिता खुशमिजाज लड़की है। इशिता ने अपने बैग से एक रुमाल निकाला और अयान के करीब जाती हुई बोली, तुम्हारे हाथ से खून आ रहा है। ये कहते हुए वो अयान के हाथ में रुमाल बंधने लगी। तभी अयान ने पूछा, तुम लोग डीडी को पकड़ना चाहते हो? हाँ, और उसे दुनिया के सामने लाना चाहते हैं ताकि हमारा न्यूज़ चैनल नंबर 1 कहलाए, इशिता ने चमकती आंखों से कहा। आखिर बकरा कितने दिन खैर मनाएगा, पीछे से समीर ने कहा और अयान के पास खड़ा हो गया। ये सुनकर अयान को थोड़ा अजीब लगा। बकरा? अयान के मुंह से निकला। हाँ, वो देव दुर्गा देवी का सौतेला बेटा जो अब डीडी की जगह माफिया ग्रुप चला रहा है, समीर ने नॉर्मल टोन में कहा। हैरानी तो अयान को हो रही थी कि ये लोग डीडी के बारे में इतना कुछ जानते हैं। वो जल्दी हमारे कैमरा में कैद होगा, इशिता ने जोश में रुमाल कसते हुए कहा। आह, अयान के मुंह से निकला। ओह सॉरी, इशिता ने झट से कहा। इट्स ओके, पर तुम लोग ये करोगे कैसे? अयान ने दोनों की तरफ देखते हुए कहा। सबसे पहले हमें उस चेहरे को देखना है, यानी कि देव। हम बस उसे नाम से जानते हैं, अभी तक हमने उसे देख नहीं है। फिर हम उसे रिकॉर्ड करके अपने चैनल पर डालेंगे ताकि दुनिया को ये तो पता चले कि असली डीडी है कौन, इशिता ने कहा। एक बार असली डीडी की खबर हमारे चैनल से जाएगी तो सबको नज़र सिर्फ हमारे ऊपर ही होगी, समीर ने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा। पर पता नहीं वो हमारे हाथ कब लगेगा, बस एक तस्वीर मिल जाए उसकी जो ये साबित करे कि वो ही असली डीडी है, इशिता ने हाथों को मसलते हुए कहा। ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा, अयान ने कहा, जिसे सुनकर दोनों की नज़र अयान पर टिक गईं। क्या कहा तुमने? अयान ने अपनी बात दोहराए, एक नज़र अपने हाथ की कलाई में बंधी घड़ी पर डाली और बोला, ये लो मेरा नंबर और कल इसी टाइम मुझे कॉल करना। ये कहकर अयान जाने लगा, तभी पीछे से इशिता ने कहा, तुम हो कौन? नाम क्या है तुम्हारा और क्या राज जानते हो डीडी के बारे में? अयान हल्का सा मुड़ा और बोला, डीडी का सबसे बड़ा दुश्मन। ये कहकर अयान चला गया। दोनों इसे जाते हुए देख रहे थे। अयान गहरी सांस लेते हुए उस गोदाम से बाहर निकला। रात का सन्नाटा सड़क पर उतर चुका था। उसे घर जाना था, लेकिन कोई गाड़ी आसपास नजर नहीं आ रही थी। वो सड़क पर चल ही रहा था कि पीछे से एक हॉर्न को आवाज उसे सुनाया दी। उसने मुड़कर देखा, हेडलाइट की रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी तो उसने हाथ से हल्का सा शेड बनाया और गौर से देखा, ये मायरा की कार थी। अयान ने हल्की मुस्कान के साथ कार की तरफ कदम बढ़ाए और खिड़की के पास आकर झुकते हुए बोला, लिफ्ट मिलेगी? मायरा ने बिना कुछ कहे बस एक नज़र उसकी तरफ डाली और हल्के से गर्दन हिला दी। अयान दरवाज़ा खोलकर बैठ गया। कार में एक हल्की सी खुशबू फैली हुई थी, वो खुशबू जो मायरा के आसपास हमेशा रहती थी। ड्राइव करते हुए मायरा ने उसकी तरफ नज़र डाले बिना पूछा, तुम इतनी रात को इस सुनसान सड़क पर क्या कर रहे थे? बस काम के सिलसिले में इधर उधर भटक रहा था, अयान ने फिर झूठ बोला, जिसे मायरा ने पकड़ते हुए कहा। इस तरह सड़क पर? मायरा के रिएक्शन से अयान ने आंखें बंद कर ली और कहा, जब घर आ जाए तो मुझे उठा देना। मायरा ने दांत भींच लिए, उसे गुस्सा तो आ रहा था कि अयान उसकी किसी भी बात का कोई जवाब सीधे सीधे नहीं देता था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा बल्कि कार की स्पीड बढ़ा दी, जिसे महसूस कर अयान समझ गया था कि गुस्से में ड्राइव कर रही है, पक्का आज एक्सीडेंट करवाएगी। लेकिन अयान ने आंखें बंद कर रखी थी, उसने मुंह से कुछ नहीं कहा। अचानक चीख, ब्रेक की तीखी आवाज ने माहौल को चीर दिया। कार झटके से रुक गई, जिससे अयान का सिर हल्का सा खिड़की से टकरा गया। करवा दिया एक्सीडेंट, अयान ने मन ही मन कहा। अयान ने भौहें सिकोड़कर आंखें खोली और देखा कि मायरा दोनों हाथों से स्टीयरिंग पकड़े हुए थी। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे और उसकी आंखें सामने एकदम जमी हुई थीं, जैसे वह किसी बुरे ख्वाब में फंस गई हो। अयान की नज़र उसके चेहरे से हटकर आगे गई, जहां थोड़ी दूरी पर सामने से एक काली कार उनकी ओर बढ़ रही थी। वह देव की कार थी। अयान ने एक पल में सब समझ लिया। मायरा की सांसें तेजी से चल रही थीं, चेहरा सख्त हो गया था और उसकी निगाहें बिना पलक झपकाए उसी कार पर अटकी थीं। ये देख अयान ने तुरंत बिना समय गंवाए अपनी सीट से ही थोड़ा झुका और हाथ बढ़ाकर स्टीयरिंग संभाल लिया। उसके उंगलियों की पकड़ मजबूत और आत्मविश्वासी थी। उसने एक झटके में कार को दूसरी दिशा में मोड़ दिया। टायर सड़क पर रगड़ खाकर चीख उठे। कार अब दूसरी तरफ दौड़ने लगी, पर मायरा अब भी वैसी ही बैठी थी। मायरा, अयान ने पुकारा। उसने नहीं सुना। मायरा, अयान ने लगभग चिल्लाते हुए पुकारा, जिससे मायरा को एक झटका लगा और वो अपने ख्यालों से बाहर आ गई। उसने देखा कि अयान उसके करीब है और उसके हाथ स्टीयरिंग संभाले हुए है। उसने झट से स्टीयरिंग संभालते हुए कहा, ओह सॉरी, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। कोई बात नहीं, अयान ने कहते हुए अपना हाथ हटाया ही था कि मायरा की नज़र उसके हाथ में बंधे रुमाल पर पड़ी।
जिसका पिंक कलर बता रहा था कि ये किसी लड़की का है। लेकिन वो अभी इस कंडीशन में है थी कि अयान से कोई सवाल कर सके। उसके माथे पर पसीना बह के उसकी वाइट शर्ट को भिगो रहा था। कहो तो मैं ड्राइव करूं, अयान ने कहा ही था कि मायरा के आंखों के नीचे अंधेरा छाने लगा। तभी अचानक एक तेज धड़ाम की आवाज़ गूंजी। मायरा की कार झटके से आगे खड़ी गाड़ी से टकरा चुकी थी। ब्रेक की चीख के साथ दोनों गाड़ियों का कंपन अभी भी हवा में महसूस हो रहा था। मायरा के हाथ स्टीयरिंग से ढीले पड़ गए थे, उसका सिर हल्के से पीछे की तरफ झुक गया और वो बेहोश हो गई। अयान ने तुरंत उसकी तरफ देखा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, सामने वाली कार का दरवाज़ा जोर से धड़ाक से खुला। 3 लोग गुस्से में उबलते हुए बाहर निकले। उन्होंने अपनी गाड़ी का बोनट देखा जो टूट चुका था, फिर चिल्लाना शुरू कर दिया। अबे, गाड़ी चलानी आती है या ऐसे ही लाइसेंस ले लिया? अंधा है क्या? दूसरे आदमी ने कहा। बाहर निकल, तीसरे ने कहा। अब अयान क्या करेगा? वो लोग मायरा को कार ठोकने की क्या सज़ा देंगे? क्या अयान मायरा को इस सज़ा से बचा पाएगा? अयान इशिता और समीर को किए वादे को कैसे निभाएगा? जोया अयान को क्या नाम देने वाली थी? एपिसोड 130 शांति राठौड़ का सीक्रेट। मायरा ड्राइव करते वक्त बेहोश हो गई थी और उसने एक कार ठोक दी थी। वो लोग गुस्से में कार की तरफ बढ़ रहे थे। ये क्या बेहूदगी है? ड्राइव करना आता भी है या नहीं? हमारा नुकसान कौन भरेगा? उनकी आवाज़ें गूंज रही थीं, लेकिन मायरा की बंद पलकें और ढीला सा शरीर बता रहा था कि उसे इन चीखों का कोई एहसास नहीं था। उसके माथे पर हल्की पसीने की बूंदें थीं और हाथ अब भी स्टीयरिंग पर ढीले पड़े थे। अयान ने स्थिति बिगड़ती देख गहरी सांस ली, जल्दी से दरवाज़ा खोला और कार से बाहर निकला। उसके चेहरे पर गंभीरता और हल्की बेचैनी साफ झलक रही थी। वो उन गुस्से में उबलते लोगों के सामने पहुंचा और धीमी लेकिन मजबूत आवाज़ में बोला, देखिए, ये गलती जानबूझकर नहीं हुई। मेरी वाइफ अचानक बेहोश हो गई थी, इसलिए कार का कंट्रोल उसके हाथ से निकल गया। तूने क्या चूड़ियाँ पहनी थी जो तेरी वाइफ ड्राइव कर रही थी? एक आदमी ने तमतमाए आवाज़ से बोला। ये सुनकर अयान को गुस्सा तो आया, पर उसने मायरा की हालत को देखकर खुद को शांत रखते हुए, मैं इस नुकसान का पूरा मुआवजा देने के लिए तैयार हूं। आप कार ठीक करवाकर बिल राठौड़ मैंशन भेज दीजिएगा। राठौड़ मैंशन का नाम सुनकर ये लोग थोड़ा हैरान हो गए। राठौड़ परिवार शहर के बड़े परिवारों में से था, इसलिए सभी उन्हें जानते थे। लेकिन अयान इतने हक से ये बता कह रहा था जैसे वो उस घर का बहुत खास मेंबर ही, हालांकि इन लोगों ने कभी मीडिया वगैरह में इसे राठौड़ फैमिली के साथ नहीं देखा था। तू है कौन जो राठौड़ के नाम पर इतना उछल रहा है? उस आदमी ने आगे बढ़ते हुए कहा। मैं राठौड़ फैमिली का दामाद हूं, अयान ने नॉर्मल टोन में कहा। जैसे ही उसने उन आदमियों को अपनी पहचान बताई, तीनों के चेहरों पर पहले तो हैरानी की लकीरें खींच गईं। एक ने भौहें तानते हुए हंसी उड़ाई। अरे, राठौड़ फैमिली का दामाद और बिल अपने ससुराल भेज रहा है? वाह रे जनाब, दूसरे ने ठहाका मारते हुए कहा। अरे, पर राठौड़ साहब ने अपनी बेटी की शादी कब कर दी? हमें तो खबर ही नहीं मिली। तीसरे ने होंठ तिरछे करते हुए ताना मारा। और करी भी तो ऐसे फटीचर से। ये बातें अयान के कानों में गर्म लोहे की तरह चुभीं। उसकी आंखों में गुस्से की लालिमा उतर आई, जबड़ा कस गया और उंगलियां मुट्ठियों में बदलने लगीं। उसके चेहरे पर अब वो ठंडापन नहीं था। अगर तुम लोगों की जांच पड़ताल खत्म हो गई हो तो अपनी कार हटाओगे? अयान ने गुस्से भरे लहजे में कहा। नहीं हटाएंगे, बता क्या करेगा? उस आदमी ने छाती चौड़ी करते हुए कहा। फिर तो मुझे एक ही काम आता है। ये कहते हुए अयान ने उसके मुंह पर एक मुक्का जड़ा और वो दूसरे आदमी की तरफ झुक गया। उसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ, तभी उसने अपनी कमर से पिस्तौल निकाली और अयान की ऊपर तान दी। 2 कौड़ी के दामाद राठौड़ परिवार के नाम पर बहुत उछल रहा है। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा। वो लोग अब अयान के ऊपर बंदूक ताने खड़े थे और उसका मजाक भी बना रहे थे, लेकिन वो अब निहत्था था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तभी अयान के पीछे सड़क पर एक ओपन जीप आकर रुकी। उसमें 5 से 6 हटे कट्टे आदमी सवार थे। सभी के चेहरे कपड़े से ढके थे, बस उनकी आंखें दिख रही थी। उन सब ने उस आदमी पर एक साथ बंदूक तान दी जो अयान पर बंदूक ताने हुए था। देख, वो आदमी बुरी तरह डर गए। उसके माथे से पसीना आने लगा और हाथों में कंपन शुरू हो गई। अयान ने उसे ध्यान से देखा कि वे आदमी डर रहा है, लेकिन ये डर उसे मेरा नहीं, मेरे पीछे से किसी का है। ये सोचते हुए अयान पलटा तो उसने देखा को कोई उसके बचाव में खड़ा है। ये देखकर अयान दंग रह गया। अब उस आदमी ने अयान पर से बंदूक नीचे कर ली और फिर वो आदमी जल्दी से अपनी कार में बैठकर निकल गए। इन्हें जाता देख वो जीप वाले लोग भी वहां से चले गए, लेकिन अयान के मन में सवाल छोड़ गए कि ये लोग कौन थे और क्यों उसकी मदद कर रहे थे। ये दूसरी बार था जब किसी अनजान ने उसकी मदद की थी, पहले पुलिस से बचाकर और अब यहाँ। लेकिन अब इससे ज्यादा कुछ सोच पाता उसकी नज़र मायरा पर पड़ी जो अब भी बेहोश थी।
अयान ने जल्दी से कार का दरवाजा खोला, मायरा को उठाकर ड्राइविंग सीट की बराबर वाली सीट पर बैठाया, सीट बेल्ट लगाई और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने एक नज़र मायरा को देखा, फिर कर स्टार्ट कर दी। थोड़ी देर में कार राठौड़ मैंशन के बड़े से गेट के आगे आकर रुकी। अचानक लगे ब्रेक की वजह से मायरा को झटका लगा और उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। वो अब हैरानी से कभी खुद को अयान के बराबर में देखती तो कभी बाहर उसका सर भारी हो रहा था। तुम ठीक हो? अयान ने धीरे से पूछा। मायरा ने हाँ में गर्दन हिला दी और चुपचाप गाड़ी से उतर गई। लेकिन उसका दिल बोझिल हो रहा था, क्योंकि उसे याद था कि उसने किसी की कार ठोकी है। वो एक के बाद एक गलती कर रही है, उसे इस बात का गिल्ट था। अपने ही ख्यालों में डूबी मायरा अंदर जा रही थी। अयान ने भी कार पार्क की ओर अंदर चला गया। मायरा के बाद अयान तैयार होकर डाइनिंग टेबल तक आए। आज खाने की मेज़ पर एक अजीब सी शांति थी। वजह साफ थी, रोहित, जो हर वक्त ताने कसने में माहिर था, आज घर पर मौजूद नहीं था। लेकिन इस सन्नाटे के बावजूद मायरा के गले से निवाला नहीं उतर रहा था। उसकी आंखों में कहीं एक अनकही उदासी थी, जैसे दिल पर कोई बोझ हो। अयान चुपचाप उसे देख रहा था, हर एक हरकत नोटिस कर रहा था। वो समझ रहा था कि कुछ तो है जो मायरा को अंदर से खाए जा रहा है। और ये क्या सिर्फ देव की शक्ल देखने की वजह से हुआ है या कोई और बात है? खाना खत्म होते ही मायरा चुपचाप उठी और अपने कमरे में चली गई। कमरे में पहुंचकर वो बिस्तर पर बैठ गई, पैर बेड से नीचे लटकाए हुए, जैसे सोचों में कहीं खोई हो। थोड़ी देर बाद अयान कमरे में आया। उसने मायरा को खामोश बैठा देख तो बिना कुछ कहे उसके पास आकर बैठ गया। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसमें सच्ची चिंता झलक रही थी। आज इतना मुंह क्यों उतरा हुआ है? कोई प्रॉब्लम है क्या? मायरा ने कोई जवाब नहीं दिया। अयान ने उसके कंधे पर हाथ रखा, जैसे उसे एहसास दिला रहा हो कि वो है यहाँ, तुम अपना दुख दर्द बांट सकती हो। मायरा को जब अयान की मौजूदगी के एहसास हुआ तो उसने एक दर्द भरी आवाज़ में कहा, तुम्हें पता है, एक औरत अपने हक के लिए दुनिया से लड़ सकती है। वो किसी से नहीं डरती, लेकिन वो उसे डरती है जिसने कभी उसे डराया हो, जिसने उसकी इज्जत को अपनी शोहरत के तराजू से तोला हो। मायरा की आंखों में अब नमी उतर आई थी, जैसे वो कोई किस्सा नहीं बल्कि अपने दिल का बोझ कागज पर उतार रही हो। उसके अल्फाज में ना कोई शिकायत थी और ना कोई उम्मीद, बस एक सच्चाई जिसे कह देने से शायद मन हल्का हो जाए। अयान इसकी बातें ध्यान से सुन रहा था, पर वो नहीं समझ पा रहा था कि इसका इशारा किस तरफ है। जब तुम जेल में थे तो देव ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की थी कि मैं तुम्हारा केस ना लड़ूं। उसने हर मुमकिन कोशिश की मुझे रोकने की, लेकिन जब मैंने उसकी बात नहीं मानी तो उसने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। ब्लैकमेल करता रहा, बार बार, ऐसे जैसे उसे मेरा डर देखना अच्छा लगता हो। ये सुनकर अयान की उंगलियां हल्के से मुट्ठी में भींच गई। उसके जबड़े कस गए। उसे अब बस देव का घिनौना चेहरा याद आ रहा था। मायरा ने गहरी सांस ली, फिर अपने लहजे को और सपाट करते हुए बोली, पर पता है, मुझे प्रॉब्लम देव से या किसी और से नहीं है, प्रॉब्लम मुझे खुद से है। मायरा ने अपनी जगह से उठते हुए बोला, मैं लॉयर बनने के बाद भी उन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पा रही। क्या क्या सपने देखे थे मैंने कि डीडी ग्रुप को बर्बाद कर दूंगी, पर इतने साल डीडी ग्रुप में रहकर उन लोगों ने मुझे बर्बाद कर दिया। मेरी ताकत, मेरा साहस सब छीन लिया। ये कहते हुए वो फर्श पर बैठ गई। अब उसके आंसू उसके काबू में नहीं थे। अयान की आंखों में गुस्सा और बेबसी एक साथ उतर आए थे। जिस लड़की ने उसके लिए इतना कुछ किया, वो उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। वो मायरा के पास आया, उसके चेहरे को दोनों हाथों से थाम लिया। तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? उसकी आवाज़ में दर्द था, लेकिन साथ ही खुद पर गुस्सा भी आ रहा था। बताने से क्या सब बदल जाता, अयान? मायरा ने हल्की से कहा। खैर, अब इन सब बातों का कोई फ़ायदा नहीं है। ये कहते हुए मायरा अपनी जगह से उठी और जाने लगी। तभी अयान ने उसका हाथ पकड़कर रोक दिया और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। डर बहुत बेसिक सी चीज़ है मायरा। अगर तुम देव या डीडी से डरती हो तो इसमें कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। इससे तुम्हारी काबिलियत कम नहीं होती। वो तो हालातों ने तुम्हें उन लोगों से डरने पर मजबूर कर दिया है। अयान उसे समझा रहा था और वो भी इसकी बातों में खो गई थी। आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका पहले वाला अयान बोल रहा है, तुम कोशिश करो हर रोज एक नई पहल के साथ और मैं हर रोज तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। ये कहते हुए अयान ने उसके बाजू थाम लिए। अयान की बातों से मायरा को हिम्मत मिल रही थी। उसे अपनेपन का एहसास हो रहा था। अब बातों का सिलसिला खत्म हुआ और अयान में जाने के लिए अपना बिस्तर उठा लिया, लेकिन आज मायरा उसे रोकना चाहती थी, लेकिन अल्फाज उसकी जुबान तक नहीं आ रहे थे। और आखिर अयान कमरे से बाहर चला ही गया। मायरा ने भी एक लंबी सांस ली और लेट गई। सुबह का माहौल राठौड़ मैंशन में शांत लग रहा था, लेकिन रोहित की बेचैनी साफ झलक रही थी, जो चेहरे पर थकान लिए डाइनिंग टेबल के बैठा था। सब एक एक करके डाइनिंग टेबल पर आ चुके थे।
मायरा चुपचाप अपने प्लेट में खाना सरका रही थी और अयान रमन से हल्की फुल्की बातें कर रहा था। लेकिन इन अब में शांति के चेहरा पर 12 बजे हुए थे। वो बार बार अपनी महंगी डायमंड की घड़ी देखती, फिर एक नज़र अपने फ़ोन पर डालती, जैसे किसी के आने की खबर से परेशान हो। लेकिन तभी रोहित ने चुप्पी तोड़ते हुए बोला, अब तो काफ़ी दिन हो गए हैं, तुम्हें कोई जॉब मिली या नहीं? अयान ने बिना भाव बदले सहज लहजे में जवाब दिया, एक जगह बात चल रही है, आज फाइनल हो जाएगा। इतना सुनते ही रमन ने कहा, अरे बेटा, तुम मुझे उस कंपनी का नाम बता दो, मैं तुम्हारी जॉब फिक्स करवा दूंगा। ये सुनते ही अयान के दिमाग में तुरंत दिव्या की वो सख्त चेतावनी गूंज गई कि जब तक दिव्या खुद इस बात का लिए संतोष न हो जाए कि अयान उस जगह के लिए कैपेबल है, तब वो किसी को नहीं बता सकता कि वो धड़क स्टूडियो में काम करता है। इसलिए अयान ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान रखकर कहा, आप फिक्र मत कीजिए, I'll हैंडल। लेकिन ये बात रोहित को समझ नहीं आई थी। उसने भौहें चढ़ाते हुए ताना मारा, हैंडल? फिर हंसी उड़ाते हुए बोला, ये भी अच्छा है, न जॉब पक्की न काम का नाम, बस हैंडल करते रहो। ऐसे ही हैंडल करते करते जिंदगी निकल जाएगी। उसकी हर बात में चुभन थी और आवाज में वो घमंड जो सामने वाले के हौसले को तोड़ने के लिए काफी हो। मुझे क्या करना, कुछ भी करो, वैसे भी घर जमाई बाहर ना कर काम करते अच्छे नहीं लगते। रोहित ने अयान का मजाक उड़ाते हुए कहा, स्टॉप इट रोहित, जरूरत से ज्यादा ही नहीं बोल देते तुम, मायरा ने सख्त लहजे में कहा। यह पहली बार था जो उसने अयान को साइड की थी। अगर मेरा मुंह बंद करवाना चाहती ही तो अपने इस नल्ले पति से कहो कि कोई काम ढूंढ ले, यहाँ मुफ्त की रोटियां कब तक तोड़ता रहेगा बैठकर, रोहित ने बुलंद आवाज में बोला। मायरा ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि अयान ने उसका हाथ पकड़कर उसे चुप रहने का इशारा किया। जीजा ही वो तुम्हारा, इसकी इज्जत करना सीख लो, रमन ने रोहित की तरफ देखते हुए कहा। इज्जत उसकी की जाती है जो इज्जत के काबिल होता है, रोहित ने झट से जवाब दिया। रोहित जो आज कुछ ज्यादा ही बदतमीजी के मूड में था और शांति जो ये सब खामोशी से देख रही थी, अचानक अपनी जगह से खड़ी हो गई। शांति ने जैसे ही अपनी कुर्सी पीछे धकेली, माहौल में हल्की सी बेचैनी घुल गई। बिना कुछ कहे वह तेज कदमों से डाइनिंग हॉल से बाहर निकल गईं। उनके कदमों में एक अजीब सा उतावलापन था, जैसे दिल में कोई भारी राज हो और उसे छुपाए रखना मुश्किल हो रहा हो। बाहर पहुंचते ही उन्होंने ड्राइवर को हाथ के इशारे से कार निकालने को कहा। ड्राइवर तुरंत हरकत में आया, लेकिन जैसे ही उसने चाबी पेश की, शांति ने बिना एक शब्द बोले उसे अपने हाथ में ले लिया। मैं खुद चलाऊंगी, उनकी आवाज़ धीमी थी मगर उसमें उतावलापन साफ झलक रहा था। ड्राइवर ने हैरानी से उन्हें देखा, लेकिन चुपचाप एक कदम पीछे हट गया। कार में बैठते ही उन्होंने गहरी सांस ली और अचानक तेज रफ्तार से कार आगे बढ़ा दी। ड्राइव करते वक्त उनके चेहरे पर घबराहट के साथ साथ एक अजीब सा डर साफ नजर आ रहा था। करीब 20 मिनट बाद कार एक पुलिस स्टेशन के सामने आकर धीरे धीरे रुक गई। शांति ने इंजन बंद किया, शीशा नीचे किया और कार की सीट से हल्का सा आगे झुककर पुलिस स्टेशन को देखने लगी। उनकी आंखों में उम्मीद की हल्की सी चमक थी, जैसे कोई बिछड़ा सहारा यहीं मिलने वाला हो। लेकिन साथ ही एक डर था, अगर वो ना मिला तो। उद्धरण चिन्ह, आखिर क्यों आई थी शांति राठौड़ पुलिस स्टेशन? ये राज किससे जुड़ा था और किससे जुड़ने वाला था? क्या इस राज का असर अयान और मायरा की जिंदगी पर पड़ने वाला था? क्या आज अयान को जॉब मिलेगी और वो रोहित के तानों से फारिग हो पाएगा, या रोहित उसे इसी तरह बेइज्जत करता रहेगा?